नमस्कार दोस्तों, एम की हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अनमोल रिश्ता। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। सुहानी आज ऑफिस से जल्दी घर आ गई। उसका पूरा सर दर्द से फटा जा रहा था। किसी तरह अपने फ्लैट में पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला और बिस्तर पर औंधे मुंह गिर गई। सुहानी एक लगभग 25 वर्ष की भरे पूरे शरीर वाली लड़की थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और होठ होठ तो जैसे गुलाब की पंखड़ियाँ। वह काफ़ी अट्रैक्टिव थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर मैनेजर थी। अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन घर का काम फिर ऑफिस का काम सुहानी थक कर चूर हो जाती थी। और आजकल ऑडिट चल रहा था तो काम भी ज़्यादा था। सुहानी ने सोच लिया कि आज मयंक घर आएगा तो उससे काम वाली के लिए बात करूंगी। 2 साल पहले सुहानी की शादी मयंक से हुई थी। मयंक बहुत अच्छे थे, वो सुहानी का बहुत ध्यान रखते थे। वो तो मना कर रहे थे कि जॉब मत करो, थोड़ा सा अपने लिए भी समय बचाओ, लेकिन सुहानी घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती थी। इसी वजह से उसने जिद करके जॉब कर ली, लेकिन अब ये जॉब उसके जान को मुसीबत बन गई थी। थोड़ा आराम करने के बाद सुहानी उठी। उसने फटाफट घर का काम निपटाया और फिर अभी बैठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सुहानी ने जाकर दरवाज़ा खोला, देखा तो पसीने से तरबतर मयंक खड़े थे। दरवाज़ा खोलते ही मयंक अंदर आया और सीधा सोफे पर जाकर बैठ गया। सुहानी पानी लेकर आई और पूछा, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो और इतना पसीना क्यों हो रहा है? मयंक ने पानी पिया और मुस्कुरा के बोला, वो लिफ्ट बंद थी ना, सीढ़ियाँ चढ़ कर आया हूँ, इसलिए थोड़ा पसीना हो गया। कोई नहीं, कभी कभी सीढ़ियाँ भी चढ़नी चाहिए, हेल्थ ठीक रहता है। क्यों? हाँ वो तो है, सुहानी ने थकी हुई आवाज़ में बोला। क्या हुआ सुहानी, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? मयंक ने अपना हाथ सुहानी के माथे पर रखते हुए बोला, अरे तुम्हें तो बुखार चढ़ रहा है, चलो फटाफट डॉक्टर को दिखा के आते हैं। मयंक चिंतित हो गया, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आजकल ऑफिस में काम ज़्यादा है तो थोड़ा थक गई हूँ। सुहानी बोली, अरे यार तुम ना पता नहीं किस किस चक्रों में पड़ी हो। मैं तो कह रहा हूँ जॉब वॉब छोड़ो, थोड़ा अपने शरीर का भी ध्यान करो। मयंक गुस्सा होते हुए बोला, मयंक क्या करूँगी अकेले घर में बैठ के, मम्मी पापा भी नहीं आ रहे हैं, जब से गए हैं मैं बोर हो जाऊँगी। रोज़ तो बात करती हो मम्मी से। क्या बोली, कब आएंगी? मयंक ने पूछा। कह रही थी बहू एक शादी है, वही निपटा ले फिर आते हैं। सुहानी बोली, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम कुछ काम मत करो, अब आराम करो, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, आ जाएगा, और एक पैरासीटामोल खा लो, बुखार उतर जाएगा। अब इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि खाना भी ना बना पाऊँ। मुझे पता है आपको बाहर के खाने से एसिडिटी हो जाती है। सुहानी बोली, हाँ हाँ, तुम कहाँ बीमार हो, तुम तो एकदम परफेक्ट हो, मैं कब कह रहा हूँ तुम बीमार हो। और लपक के सुहानी को गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है, तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि तुम एकदम हेल्थी हो। मयंक ने मुस्कुरा के तंज से बोला, लेकिन मेरी अर्धांगिनी, ये तुम्हारे पति परमेश्वर का आदेश है कि आज तुम खाना नहीं बनाओगी, समझी? मयंक ने प्यार से बोला, और वैसे भी तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना कहा कि मैं बोर हो गया हूँ। मयंक ने चुटकी ली। मयंक तुम रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। सुहानी ने मुस्कुरा के उठने का प्रयास किया। ना ना, लेटे लेटे ही बताओ, क्या बताना है? मयंक ने उसे फिर लेटा दिया और खुद भी बगल में लेट गया। अब बताओ क्या बताना था? मयंक की आंखें शरारत कर रही थी। सुहानी शर्मा गई, उसकी नजरें अनायासी झुक गई। कुछ नहीं बताना है, हटो, आपको तो हर वक्त रोमांस ही सूझता रहता है। सुहानी ने मुस्कुरा के बोला और अपने हाथों से मयंक को हल्का सा धक्का दिया। अच्छा, मुझे हटाया जा रहा है, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। मयंक ने सुहानी को कस के पकड़ लिया और बाहों में भींच लिया। अब बोलो मयंक, प्लीज़ छोड़ो ना। सुहानी कसमसाई, पहले प्रॉमिस करो कि मुझे अपने पास से कभी नहीं हटाओगी। मयंक बोला, ओके बाबा, प्रॉमिस नहीं हटाऊंगी।
अब मुझे एक प्यारा सा किस दो। मयंक ने फिर बोला। नहीं, सुहानी ने झूठ मूठ का नखरा दिखाया। अच्छा, अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मयंक ने सुहानी को और कस लिया। सुहानी ने तुरंत ही मयंक के माथे पे किस कर दिया। छी, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो माथे पे किस? ऐसे नहीं, स्पेशल वाली, मयंक ने प्यार से कहा। उसकी आंखें शरारत से भरी थी। सुहानी ने उसे दोबारा लिप्स पर किस दिया और बोली, अब तो छोड़ दो प्लीज, ये हुई ना मेरी लवली लवली बीवी वाली बात। मयंक ने अपना हाथ हटा लिया। सुहानी आजाद हो चुकी थी। फिर दोनों खिलखिला के हंस पड़े। तुम भी ना मयंक पूरे पागल हो, सुहानी हंसते हुए बोली। पहले नहीं था, जब से तुमसे शादी हुई है तब से हुआ हूँ, मयंक प्यार से बोला। दोनों अब भी मुस्कुरा रहे थे। सुहानी के सर का दर्द न जाने गायब हो चुका था। अच्छा जाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, सुहानी बोली और मयंक बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद सुहानी कॉफ़ी और स्नैक्स के साथ हाजिर थी और मयंक भी चेंज करके लाउंज में आ चुके थे। दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। मयंक एक बार मम्मी जी से आप बोलो आने के लिए, उनके बिना घर सूना सूना लगता है, सुहानी ने कहा। हाँ यार, सच में माँ के बिना अच्छा नहीं लगता, आज ही बात करता हूँ। अच्छा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अचानक से मयंक ने पूछा। क्यों, कुछ काम था क्या? मैं ठीक हूँ, अब सिर दर्द भी कम है। मैं सोच रहा था अगर आप ठीक हो तो चले कहीं घूम आए, क्योंकि आज आप भी जल्दी आ गई हैं, मयंक ने कहा। अच्छा जी, क्या बात है, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे, सुहानी खुशी से चहकते हुए बोली। मयंक भी सुहानी के कंधे पे हाथ रख कर बोला। क्या बताएं, हम तो इसी प्यारी सी सूरत पर मर मिटे हैं, अब इसको प्यार नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? धत पागल, सुहानी शर्मा गई और मयंक का हाथ हटाकर अंदर भागी। मयंक पीछे से चिल्लाया, जल्दी रेडी होना और ज़्यादा मत तैयार होना, नहीं तो नज़र लग जाएगी किसी की। उसके होठों पे मुस्कुराहट थी। अभी आई अंदर से आवाज़ आई। मयंक तैयार होकर सोफे पर बैठकर मोबाइल में कुछ अपडेट देखने लगा। करीब आधे घंटे बाद सुहानी बाहर निकली। उसने गुलाबी रंग का सुंदर सा ड्रेस पहन रखा था और हल्का सा मेकअप, बाल ऊपर से बड़े और नीचे खुले थे। होठों पर गुलाबी रंग की हल्की सी लिपस्टिक थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मयंक उसे देखते ही सोफे पर लुढ़क गया और आंखें बंद कर ली। क्या हुआ मयंक? वह घबरा के मयंक के पास आई और जल्दी से बोली, अब अगर इतनी खूबसूरत लगोगी तो कोई भी देखते ही बेहोश हो ही जाएगा। मयंक ने शरारत से सिर्फ एक आंख खोली और मुस्कुरा के बोला, तुम ना मयंक बहुत शरारती हो गए हो, सच में डरा दिया मुझे, सुहानी ने गुस्से से मयंक को बोला। मयंक ने प्यार से उसे बगल से कोली में भर लिया और बोला, चले अब बेगम साहिबा। जी बादशाह, सलामत, सुहानी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया और मयंक ने भी गाड़ी की चाबी ली और दोनों बाहर निकल गए। दोनों बहुत दिनों बाद बाहर घूमने निकले थे, इसीलिए खूब मस्ती कर रहे थे। मयंक सुहानी को लेकर मॉल में पहुंचा। उन्होंने शॉपिंग की, फिर रेस्टोरेंट में खाना खाया। आज बहुत दिनों बाद दोनों इस तरह टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो दोनों एक जगह आइसक्रीम खाने के लिए रुके। तभी सुहानी की नज़र एक लड़के पर पड़ी। वह लड़का देखने में तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर उदासी सी तैर रही थी और उस पर उसके कपड़े ऐसा लग रहा था कि किसी सस्ते से बाजार से खरीदा हो और कब से धुले ही नहीं हो। वह एक पेड़ के नीचे बैठा था, हाथ पैर एकदम काले हुए पड़े थे। सुहानी ने देखा और बुरा सा मुंह बना के दूसरी ओर देखने लगी। तभी मयंक की नज़र भी उस लड़के पर पड़ गई। वह चौंक गया और उसने सुहानी की तरफ देखा। सुहानी अभी भी दूसरी तरफ ही देख रही थी। उसका चेहरा उदास हो गया था, जिसे उसने बहुत ही मुश्किल से छुपा रखा था। मयंक ने सुहानी की तरफ देखा और बोला, सुहानी चलो अब घर चलते हैं। सुहानी ने भी तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और दोनों बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। मयंक और सुहानी अपने घर लौट आए थे। दोनों ने कपड़े चेंज किया और बेड पर लेट गए, पर दोनों पता नहीं क्यों उदास थे। जब से दोनों ने उस लड़के को देखा तब से किसी ख्याल में गुम थे। सुहानी ने आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने 2 साल पहले का वह मंजर घूम गया। आज सुहानी की
शादी थी। सुहानी के पिता आर्थिक रूप से बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से सुहानी को पढ़ाया लिखाया और उसे इस काबिल बनाया कि अपने पैरों पर सुहानी खड़ी हो पाए। सुहानी बहुत ही ब्रिलियंट थी और सुंदर तो वह थी, इसलिए सुहानी की शादी एक बहुत बड़े घर में तय हुई थी। सुहानी के पिताजी ने अपनी समस्त जमा पूंजी सुहानी की शादी के लिए निकाल लिया। उनके आगे पीछे और कोई नहीं था सिवाय सुहानी के। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रंगीन लाइट और फूलों से पूरा मंडप शादी के लिए तैयार करवाया गया था। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। शहर का मशहूर कैटरर खाने पीने का काम देख रहा था। चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। सुहानी के पिताजी अपनी हिम्मत से ज्यादा खर्चा किया था। सुहानी लाल सुर्ख जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ब्यूटिशियन ने उसे बहुत ही सुंदर सजाया था। लाल कलर का जोड़ा जिस पर सुंदर दरोजी और मोतियों का हैंड वर्क था और मैचिंग ज्वेलरी, हाथ में कोनी तक भरी चूड़ियां और सुंदर सा बालों का डिजाइन। सुहानी का रूप और निखर के आ रहा था। बारात आ गई का शोर गूंजा। सुहानी के दिल की धड़कन बढ़ गई। सुहानी के ससुराल वाले संपन्न थे, ये बात उनके बारात में भी दिख रहा था। और सुहानी का होने वाला हस्बैंड वो भी कुछ कम नहीं था। गोल भरा पूरा चेहरा, सुतवा नाक और उसकी जरी की कढ़ाई वाली शेरवानी जिसमें बहुत ही करीने से मोती और सितारे गुथे हुए थे और सोने के बटन, कलफदार सुंदर सा टोपी, घोड़े पर बैठा हुआ था। किसी रियासत का राजकुमार लग रहा था। उसका नाम शिवम था। सुहानी की सहेलियां दूल्हे को देखकर अनायासी आहें भरने लगी और सुहानी की किस्मत की तारीफ करने लगी। सुहानी के दिल में प्यार की उमंगें उठी रही थी। बारात का स्वागत करने के लिए सुहानी के पिता आगे आए। सब कुछ खुशी खुशी संपन्न हो रहा था। तभी शिवम के पिताजी दहाड़े, शादी नहीं होगी। सभी भौचक्के रह गए। सुहानी के पिताजी भागते हुए आए और पूछने लगे, क्या हुआ समधी जी, हमसे कुछ गलती हो गई क्या? उनके चेहरे और हाव भाव ऐसे थे जैसे अभी रो देंगे। गलती? अरे आपने हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। सभी रिश्तेदारों के सामने आपने हमारी बेइज्जती कर दी। शिवम के पापा गुस्से से उबल रहे थे। सुहानी के पापा ने कहा, समधी जी बताइए हमसे क्या गलती हुई है, मैं अभी ठीक कर दूंगा। उनकी हालत खराब थी। अरे जाओ, आप क्या ठीक कर दोगे? यहाँ ना खाने का कोई खास व्यवस्था है ना रुकने का, और ऊपर से खाना इतना घटिया। कैसे व्यवस्था किया है समधी जी? ऐसा ना कहिए, मैंने तो कैटरस को वह सब कुछ दिया था जो जो उसने मांगा। गुस्सा थूक दो, आपकी इज्जत हमारी इज्जत। सुहानी के पिता की आंखों में आंसू थे। अपने साथ मुझे ना घसीटो, हम तुम्हारे जैसे नीच नहीं हैं जो दरवाजे पर बुलाकर मेहमान को भर पेट ना खिला पाएं। ऐसा पता होता तो हम तुम्हारे जैसे भिख मंगे के यहाँ शादी ही नहीं करते। शिवम के पापा अब भी गुस्से में थे। बहुत सारे रिश्तेदार आसपास जमा हो गए। उन्होंने समझा बूझा कि किसी तरह गुस्सा ठंडा किया। फिर सब लोग अपने अपने काम में लग गए। लेकिन शिवम के पिताजी कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर जली कटी सुनाते जा रहे थे। फेरों का समय हुआ। पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा। सुहानी किसी डरी सहमी गुड़िया की तरह सिमट कर चल रही थी। मंडप में आई। उसकी सहेलियों ने उसके पापा की हुई सारी बेइज्जती का हाल बता दिया था। तभी शिवम के पापा ने कहा, फेरे तभी होंगे जब आप सारा सामान जो बात हुई है उसे अभी के अभी यहाँ लाकर आए। सुहानी के पापा ने कहा, जैसे आप कहें, मैं तो देने के लिए ही लाया हूँ। और उन्होंने सारा दहेज का सामान जो देना था मंगवा लिया। फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, बेड, बिस्तर, पंखा, बर्तन, अलमारी और एक करिश्मा मोटर बाइक। लेकिन अचानक बाइक देखकर फिर शिवम के पिताजी भड़क गए और बोले, ये क्या है? मेरी और आपकी गाड़ी की बात हुई थी। सुहानी के पापा बोले, तो समधी जी ये रखी तो है। उन्होंने बाइक की तरफ इशारा किया। क्या मतलब, ये गाड़ी है क्या? ये तो बाइक है। शिवम के पापा बोले, हाँ तो मैं इस गाड़ी की बात करके आया था आपसे। सुहानी के पापा बोले, तुम्हें गाड़ी और बाइक का फर्क नहीं पता है क्या? मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? ये तुम्हारी चालाकी यहाँ नहीं चलेगी। अगर अभी के अभी यहाँ गाड़ी नहीं आई तो मेरे बेटे से अपनी
बेटी की शादी भूल जाओ। शिवम के पापा गरज रहे थे। ऐसा मत करिए समधी जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं आपके बराबरी का नहीं हूँ। सुहानी के पापा रोते हुए बोले, मेरे सामने रोने धोने का नाटक नहीं चलेगा। मैंने कहा अभी मुझे गाड़ी चाहिए बस। समधी जी मैं इस लायक नहीं हूँ कि गाड़ी दे पाऊँ। जरा मेरी स्थिति पर गौर कीजिए। मेरी हैसियत नहीं है। जब हैसियत नहीं थी तो क्यों मेरे यहाँ शादी कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम था कि भिखमंगे हो। शिवम के पिता आपे से बाहर हुए जा रहे थे। ऐसा मत कहिए समधी जी, मेरी बच्ची को इतनी बड़ी सजा मत दो। सुहानी के पापा रोते हुए बोले। पूरा बारात आस पास ही सिमट आया था। शिवानी मंडप में बैठी हुई थी। दुख से उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। उससे अपने पापा की बेबसी देखी नहीं जा रही थी। जब बाप ऐसा है तो बेटी कैसी होगी? देख ली तुम्हारी औकात। जब हैसियत नहीं थी तो इतने बड़े घर में क्यों ब्याह कर रहे हो? किसी राह चलते भिखारी या मजदूर से क्यों नहीं कर दी अपनी बेटी की शादी? तुम्हें पता है मेरे बेटे की कमाई 1 लाख रुपया महीना है और तुम उसे फ्री में अपनी बेटी के पल्ले बांधना चाहते हो। जब तक उसके लिए गाड़ी नहीं मंगाओगे फेरे नहीं हो पाएंगे। समधी जी मैं कहाँ से लाऊं? जो कुछ जमा पूंजी थी सब खर्च कर दिया। मुझ पर रहम कर दो। मेरी पगड़ी आपके चरणों में है। और सुहानी के पापा ने अपनी पगड़ी उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। रुक जाओ पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। अब आपको और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। सुहानी गरज कर बोली। पूरा मंडप सन रह गया। सुहानी चलती हुई अपने पापा के पास पहुंची और उनके आंसू पोंछते हुए बोली, क्यों आप गिड़गिड़ा रहे हैं? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है आपने? आपने अपने औकात से ज़्यादा खर्च किया है। लेकिन ये बात इन दहेज के लालची को बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी। ये लड़की होश संभाल के बात कर, हम लड़के वाले हैं। शिवम के पापा गुस्से से दौड़े। तो क्या ऐसा कौन सा तीर मार लिया है आपने? ऐसी क्या खासियत है कि लड़की का बाप अपना खून बेचकर लड़के वालों की मांग पूरी करे? सुहानी किसी शेरनी की तरह गुर्राई। मेरे पापा जितना कर सकते थे उससे ज़्यादा कर चुके हैं। लेकिन तुम लालची लोगों का पेट अब भी नहीं भरा। खाना बेकार है। क्या मेरे पापा बनाने गए थे? कार चाहिए। क्यों कार खरीदने की हैसियत नहीं है जो भीख मांग रहे हैं? सुहानी गुस्से से बोले जा रही थी। बस बहुत हो चुका। अब मैं अपने पापा के लिए एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकती। तुम लोगों की हैसियत और पैसा मेरे पापा की इज्जत के सामने मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ठोकर मारती हूँ ऐसे घर को जो मेरे पापा का सम्मान नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे बेटे से शादी ही नहीं करनी। जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ यहाँ से सब के सब। और हाँ, अपने इस बेटे को ले जाओ और किसी मंडी में खड़े होकर बोली लगवा लो। क्या पता कोई खरीद ले। सब कोई सन खड़ा था, जैसे किसी ने सबके मुंह पर ताला जड़ दिया हो। बारात बिना दुल्हन के वापस जा रही थी। सुहानी अब भी रोए जा रही थी। अपने पापा के पास पहुंची और बोली, पापा आपने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं आपके बुढ़ापे की लाठी बन जाऊं। मेरे लिए किसी के पास गिड़गिड़ाने या रहम की भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे अभिमान हैं और मुझे गर्व है आप पर। आप इन स्वार्थी और लालची लोगों से मेरे लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। आपके लिए तो इनके जैसों को मैं जूती की ठोकर पर रखती हूँ। बस आप बिल्कुल मत रोइए पापा। लेकिन बेटा तुम्हारी शादी। सुहानी के पापा बोले, मेरा बेटा करेगा इस लड़की से शादी। तभी भीड़ में से किसी की रौबदार आवाज़ गूंजी। सब चौंक कर उस ओर देखने लगे जिधर से आवाज़ आई थी। मेरा बेटा करेगा इस लड़की से शादी। ये आवाज़ सबके कानों में बम बन कर गिरा। सब चौंक कर उस व्यक्ति की तरफ देखने लगे। सुहानी ने भी अपनी नज़र घुमा के देखा। उसने देखा लगभग 50 साल का एक रौबदार चेहरा मुस्कुराता हुआ सुहानी की तरफ बढ़ रहा था। वह व्यक्ति और कोई नहीं, सुहानी के पापा के बचपन के दोस्त से। सुहानी के पापा बोले, रंजीत तुम? उनके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। रंजीत जी सुहानी के पास आए और प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और बोला, जीती रह बेटी, सदा खुश रह। और फिर सुहानी के पापा की तरफ घूमे और बोले, यार किशन, बहुत दिन हो गए दोस्ती के, क्या मेरे साथ रिश्तेदारी करेगा? उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। देख, मुझे मालूम है तेरी बेटी के लायक मेरा बेटा नहीं है, लेकिन क्या मेरे नालायक बेटे को अपना दामाद बनाएगा?
मुझे विश्वास है तेरी बहादुर और स्वाभिमानी बेटी उसे जरूर सुधार देगी। रंजीत जी अब भी मुस्कुरा रहे थे। किशन जी, सुहानी के पिता के आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे। वह भाव विभोर हो गए और बोले, यार रंजीत, तेरा बेटा और नालायक, तेरे दोनों बेटों के ऊपर पूरे गांव को नाज है। तू उन्हें नालायक बोल रहा है? अपनी बेटी को तेरे छत्र छाया में सौंप कर तो मैं बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाऊंगा, क्योंकि जैसे मैं हूँ वैसे ही तू है। सुहानी को तो ये पता भी नहीं चलेगा कि ये उसका मायका है या ससुराल। मेरी बेटी बड़ी भाग्यशाली है जो उन जैसे लालचों के चंगुल से बच गई, क्योंकि उसे तुम्हारे घर जाना था। मयंक बेटा, मयंक, रंजीत जी ने आवाज लगाई। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक सुंदर सा नौजवान आगे आया। वह देखने में ही पढ़ा लिखा लग रहा था। गुलाबी कलर की चेकदार शर्ट और ब्लू कलर का जीन्स, उस पर स्टाइलिश शूज, हाथ में घड़ी, करीने से काढ़ा हुआ बाल। कुल मिला के लड़का बहुत ही सुंदर था और आते ही बोला, यस पापा, आपने बुलाया? हाँ बेटे, बुलाया है। मैंने अपने लिए बहुत तलाश कर ली है। देख रहे हो वो गुलाब के फूल की तरह सुंदर सी लड़की। उन्होंने हाथ से सुहानी की तरफ इशारा किया। वह मेरे दोस्त किशन की बेटी है। बहुत ही बहादुर और समझदार है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी। क्या बोलते हो? मयंक को पूरी सिचुएशन का पता ही था। उसने नज़र उठा के सुहानी की तरफ देखा। उसका दिल धक से रह गया, क्योंकि सुहानी सच में गुलाब के फूल जैसी थी और पहली ही नज़र में मयंक को पसंद आ गई। मयंक ने कहा, पापा, आपने जो मेरे लिए सोचा है मेरा भला जानकर ही सोचा होगा, क्योंकि आप मेरे बुरे के लिए सोच ही नहीं सकते। और रही बात सुहानी को पसंद करने की, तो भला कौन उसे पसंद नहीं करेगा। लेकिन क्या बेटा? रंजीत जी ने पूछा। मैं शादी से पहले 5 मिनट के लिए सुहानी से बात करना चाहूँगा। अगर आप लोग अलाउ करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बेटा, किशन जी ने तपाक से बोला, आखिर में ये तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है, खूब सोच समझ कर लो। थैंक्स अंकल और पापा, मयंक बोला। गो अहेड माय सन, रंजीत जी मुस्कुराते हुए बोले। थैंक्स पापा। अब सुहानी और मयंक को पंडाल के एक हिस्से में अकेला छोड़ दिया गया। मयंक ने बात शुरू किया, सुहानी जी, मैं जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा, इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। मुझे पता है यहाँ क्या हुआ और मैंने आपकी सारी बातें सुनी। मुझे आपकी बातें और आपका अंदाज बहुत पसंद आया, इसलिए जब पापा ने शादी के लिए पूछा तब मैंने तुरंत ही हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मैं कितनी भी ढूंढ लूँ आपसे अच्छी लड़की मिलना मुश्किल है। और हाँ, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा। अगर आपने मुझे हाँ बोल दिया तो यह मेरी खुशकिस्मती होगी जो आप मुझे मिल जाएंगी, क्योंकि पहली ही नज़र में आप मुझे भा गई थी। अब आप बताइए, क्या मैं आपको पसंद हूँ? आप मेरे साथ ज़िंदगी बिताना पसंद करेंगी? कोई टेंशन मत लेना, सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि मैं जानता हूँ सडनली किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये सवाल मुश्किल हो जाता है। फिर भी मुझे आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। सुहानी अब तक मयंक की बातें सुनकर खामोश खड़ी थी। वह बोली, सच बोलो मयंक जी, अगर आप मुझे इस तरह से लाकर मुझसे ना पूछते तो शायद मैं इनकार कर देती, लेकिन आपके इस तरह मेरी सहमति पूछना, इससे यह साबित होता है कि आप दूसरों को कितना सम्मान देते हैं और किसी के सहमति के बिना आप उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। रही बात शादी की, तो मुझे आपसे शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो मेरी तरफ से हाँ है। थैंक्स सुहानी जी, मुझ पर भरोसा करने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। जी थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए, जो आपने हमें इस सिचुएशन से निकाला। सुहानी जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे थैंक्स बोला जाए। रही बात आपसे शादी की, तो उसमें भी हम फ़ायदे में रहे, क्योंकि कोई गधा ही आपसे शादी को मना करेगा, और वो गधा मैं तो बिल्कुल नहीं है। दोनों मुस्कुराने लगे। चले अब बाहर, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जी चलिए, सुहानी ने उठते हुए कहा। दोनों के दिल के किसी कोने में एक दूसरे के लिए प्यार के अंकुर फूट पड़े थे। बस उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा सींचना था, जिससे ये इतना बड़ा हो जाए कि कोई भी न तोड़ पाए।
सुहानी और मयंक दोनों बाहर आए। दोनों ने हामी भर दी और बंद हुई शहनाई फिर से बजने लगी। पंडाल का रौनक लौट आया। मयंक के पिताजी ने कहा, पंडित जी अभी शुभ मुहूर्त में आप विवाह करवा दो, बाकी हम घर पहुंचकर धूमधाम से दोबारा शादी कर देंगे। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और शादी की रस्में की जाने लगी। शादी संपन्न हुआ। यह सुनकर सबके जान में जान आई। मयंक और सुहानी सबसे पहले किशन जी के कदमों में आशीर्वाद के लिए झुके। किशन जी खुशी और गम से फफक फफक कर रो पड़े और दोनों को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। खुशी इस बात की कि इतनी मुश्किलों के बाद उनकी बेटी का विवाह हो गया, वो भी ऐसे अच्छे लोग और ऐसे अच्छे घर में जिसे वो बचपन से जानते पहचानते हैं। और गम इस बात का कि अब उनकी लाडली गुड़िया उनकी ना रही, पराई हो गई। रंजीत जी समझ गए और आकर किशन जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोले, यार किशन तुम घबराओ मत, बहू नहीं बेटी ले जा रहा हूँ। जी समधी जी, किशन ने कहा। दोनों दोस्त मुस्कुरा पड़े क्योंकि अब दोस्त दोस्त न रहे, रिश्तेदार हो गए। मयंक और सुहानी ने रंजीत का भी पांव छूकर आशीर्वाद लिया। रंजीत जी ने मयंक से कहा, तो बरखुरदार अब नादानियाँ नहीं चलेंगी क्योंकि अब बहू आ गई है। घर में तो ध्यान रखना कि मैं तो अपनी बेटी की तरफ से ही बोलूँगा, अब थोड़ा सुधर जाओ, ठीक है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मयंक शर्म से लाल हो गया। सुहानी को भी अंदर तक सुकून मिल रहा था क्योंकि सच में मयंक के पापा में उसे अपने पापा दिखाई पड़ रहे थे। सुहानी की विदाई हो गई। मयंक गाड़ी ड्राइव कर रहा था, सुहानी पीछे बैठी थी और रंजीत जी अगली सीट पर मयंक के बगल में बैठे थे। रंजीत जी ने मयंक की मम्मी को फ़ोन कर दिया कि तुम्हारे लिए तोहफा ला रहा हूँ, आरती का थाल सजा कर रखो। घर में सब बहुत ही एक्साइटेड थे कि क्या तोहफा ला रहे हैं। जब मयंक की गाड़ी दरवाजे पर रुकी और मयंक की मम्मी को पता चला कि बहू आई है, वो खुशी से फूली ना समाई। अचानक घर का माहौल बदल गया और चारों तरफ हर्ष और उमंग का संचार हो गया। नई बहू की आरती उतार कर मम्मी उन्हें अंदर ले गई। सबने सुहानी को पलकों पर बिठा लिया। तुरंत ही लाइट वाले फूल वाले को घर सजाने के लिए बोल दिया गया क्योंकि पंडित ने 4 दिन बाद सुहानी और मयंक की शादी का मुहूर्त रखा था। घर पर सारे वैवाहिक मंगलचार प्रारंभ हो गया। 4 दिन बाद धूमधाम से मयंक और सुहानी की दोबारा शादी हुई। सभी रिश्तेदार और दोस्त जब मयंक और रंजीत जी के कहानी को सुनते तो सबकी नज़रों में रंजीत जी की इज्जत और भी बढ़ जाती। शादी में किशन जी भी आए थे। किशन जी तो बार बार अपनी गीली हुई आंखों को पोंछ रहे थे, लेकिन शायद ये आंसू खुशी के आंसू थे क्योंकि अब उनकी बेटी सुरक्षित हाथों में थी। सुहानी को आए 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक घर वालों ने सुहानी को मयंक से मिलने ना दिया क्योंकि उनका दूसरी बार विवाह होना बाकी था। मयंक को ये 5 दिन किसी 5 साल के बराबर लग रहे थे। उसका मन सुहानी से मिलने को बेताब था, लेकिन वह कसमसा के रह जाता था क्योंकि कोई ना कोई सुहानी के पास बैठा होता था और रात में सुहानी मयंक के माँ के पास ही सोती थी। पर आज सुहानी और मयंक की मिलन की रात थी। मयंक का कमरा मयंक की भाभी ने फूलों से सजाया था और उसका बेड तो जैसे किसी राजकुमार का रथ हो। पूरा का पूरा गुलाब की पंखुड़ियाँ और सफ़ेद बेला की खुशबू से पूरा का पूरा कमरा भरा था। कमरे के एक कोने में म्यूजिक सिस्टम हल्के हल्के प्यार भरे नगमे गुनगुनाए जा रहा था और सुहानी बेड के बीचों बीच छुई मुई सी सिमटी बैठी थी। उसके दिल की धड़कन अनायास ही बढ़ी हुई थी और शरीर में अलग ही रोमांच का संचार हुआ था। वह बड़ी बेसब्री से मयंक का इंतजार कर रही थी और बार बार घड़ी की ओर फिर दरवाजे की ओर देख रही थी। अचानक से दरवाजा खोला। मयंक मैरून रंग की शेरवानी पहने अंदर आते दिखाई दिए। सुहानी का दिल की धड़कन और बढ़ गई और पहले से ही सिमटी बैठी और सिमट गई। आज मयंक की और सुहानी के जीवन की वो अनमोल रात थी जिसके रोमांच का इंतजार हर नव विवाहित को होता है और जिसकी मीठी यादें हमेशा पति पत्नी के दिलों में अपार आनंद और रोमांच की अनुभूति कराते हैं, चाहे उनकी शादी को कितने भी वर्ष क्यों ना बीत जाएं। सुहानी लाल सुर्ख जोड़े में फूलों से सजे बेड पर किसी नाजुक गुड़िया की तरह छुई मुई सी सिमटी बैठी थी।
उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। मयंक अंदर आया और उसने दरवाजे को बंद किया और सीधा सुहानी की तरफ बढ़ा। सुहानी को मयंक के पैरों की आवाज़ अपने पास आती देखी, एकदम साफ सुनाई दी। मयंक सुहानी के पास आकर बैठ गया। उसके भी दिल की धड़कन आज कुछ ज़्यादा तेज से धड़क रही थी। शायद दोनों का एक सा हाल था। दोनों चुपचाप बैठे थे, शायद बात कहाँ से शुरू करे यही सोच रहे थे। सुहानी, मयंक ने धीरे से पुकारा। जी। सुहानी बोली। चेंज कर लो, इतने भारी कपड़ों में कब तक बैठी रहोगी? मयंक ने प्यार से बोला। जी अभी करती हूँ, आपका ही इंतजार कर रही थी। अच्छा, क्यों? मयंक ने मुस्कुरा के पूछा। सुहानी शर्मा गई और बोली, बस ऐसे ही। अच्छा जी, तो जरा हम भी अपनी सुंदर और प्यारी पत्नी का सुंदर सा रूप निहारें। और उसने सुहानी के घूंघट की तरफ हाथ बढ़ाया। रुको जी, कहते हैं कि पत्नी का चेहरा पहली बार देखो तो कुछ देना चाहिए। सुहानी ने प्यार से बोला। मैंने तो अपना दिल पहले ही किसी मासूम और प्यारी सी लड़की के नाम कर दिया है, जो अब मेरी ज़िंदगी में बाहर बन के आ गई है। रही बात कुछ देने की, तो ये छोटा सा नजराना मेरी तरफ से, ये तुम्हारे जितना तो खूबसूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे पहन लोगी तो इसकी खूबसूरती शायद कुछ बढ़ जाए। ये कहते हुए मयंक ने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला, जिसमें एक अंगूठी थी। बहुत ही प्यारा बॉक्स। खोलते ही बीच में पड़ा छोटा सा हीरे का नग की रोशनी चारों तरफ झिलमिलाने लगी। सुहानी ने अपनी उंगली आगे कर दी। मयंक ने अंगूठी पहनाई और सुहानी की उंगलियों को पकड़कर सुहानी का हाथ चूम लिया। सुहानी ने अपना घूंघट ऊपर कर दिया और बोली, आप तो बड़े चीटर हैं, आपने बिना इजाजत मेरा हाथ क्यों चूमा? अब सुहानी के चेहरे पर एक प्यारी सी शरारती स्माइल थी। क्या करूं, इतना नाजुक और नरम हाथ देकर दिल बेईमान हो गया और दिल ने कहा चूम ले, तो मैंने चूम लिया। मयंक बोला। मयंक जी, दिल को समझाइए, क्योंकि अगर दिल ने किसी और को भी देखकर चूमने की जिद की तो मैं क्या करूंगी? जिसकी इतनी प्यारी और मासूम पत्नी हो, वो क्यों जाएगा किसी और को चूमने? उसे अपने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। मैं तो दिन रात बस तुम्हें देखूं, तब भी जी नहीं भरेगा। आज से काम धंधा सब बंद। अब मैं और मेरी पत्नी बस प्यार करेंगे और कुछ नहीं। मयंक ने बोला। अच्छा, सब आपको बीवी का गुलाम बोलने लगेंगे? तब सुहानी मुस्कुराते हुए बोलती है, बोलने दो, आई डोंट केयर। मयंक ने यह कहते हुए सुहानी की गोदी में सर रख दिया और लेट गया। सच में सुहानी मेरी किस्मत थी जो तुम मुझे मिल गई, क्योंकि तुम जैसी पत्नी किस्मत वालों को मिलती है, जो सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, सुशील हो और स्वाभिमानी भी हो। और मेरी भी। मयंक की मुझे तुम मिल गए, पापा जी मिल गए। इन 5 दिनों में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा ससुराल है। मम्मी जी तो मुझे अपनी बेटी जैसी थपकी देकर सुलाती हैं। कह रही थी कि बेटा, मेरे 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है। अब तू आ गई है तो मेरी बेटी की कमी पूरी हो गई। सुहानी की आंखों से आंसू की 2 बूंदें लुढ़क कर उसके गोरे गालों पर चुंबन करने लगी। अरे ये क्या है, अब तक बहुत रो लिया तुमने, अब मेरे होते हुए तुम्हारे आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। मयंक आंसू पोंछते हुए बोला। भगवान जो करता है अच्छा करता है मयंक, अब देखो जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं तो मैं कहाँ होती और तुम कहाँ होते? सुहानी बोली। और मैं अपनी इस नई नवेली प्यारी सी, गोरी सी, लवली सी, मासूम सी, नाजुक सी, नरम सी, हॉट सी, सेक्सी सी बीवी की गोदी में ना पड़ा होता। मयंक एक सांस में बोला। सुहानी खिलखिला के हंस पड़ी और बोली, आप भी ना पूरे पागल हो। मयंक ने कहा, अच्छा मैं पागल हूँ? अभी बताता हूँ एक पागल क्या कर सकता है। और अचानक उठकर बैठ गया और सीधा सुहानी को बाहों में भर लिया। सुहानी इसके लिए तैयार ना थी और बेड पर पीछे लुढ़क गई और उसके ऊपर मयंक भी लुढ़क गया। मयंक प्लीज़ छोड़ दो ना, प्लीज़। नहीं, मैं पागल हूँ ना, तो अब ये पागल पागलों वाली हरकत करेगा, अपनी लवली सी बीवी को प्यार करेगा। अच्छा सॉरी, यू आर जीनियस, ओके। अब छोड़ दो, चेंज तो करने दो।
पहले कॉम्प्लेसेशन दो। जो पागल बोला है, मयंक प्यार से बोला। उसकी आंखों में शरारत था। क्या चाहिए, सुहानी ने पूछा। किस? मयंक ने बोला। नहीं, मुझे शर्म आ रही है। सुहानी की सच में लज्जा से नज़र झुक गई थी। तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मयंक ने कहा। वह अब भी सुहानी के ऊपर लेटा हुआ था। अच्छा, पहले आंखें बंद करो, सुहानी ने कहा। मयंक ने आंखें बंद कर ली और अपने जीवन के प्रथम किस की प्रतीक्षा करने लगा, जो उसकी प्यारी बीवी उसे करने वाली थी। मयंक का बंधन थोड़ा सा ढीला हुआ और सुहानी ने तुरंत मयंक को अपने ऊपर से बगल कर दिया और तुरंत उठ गए। मयंक जब तक कुछ समझ पाता तब तक सुहानी खिलखिलाती हुई बाथरूम में घुस चुकी थी चेंज करने के लिए। मयंक का इंतजार थोड़ा सा और लंबा हो गया, लेकिन इंतजार के बाद ही प्यार का असली आनंद मिलता है और इंतजार के बाद जो मिलने का मज़ा होता है, ये वही समझ सकते हैं जिसने इंतजार किया हो। मयंक सुहानी की चालाकी पर मुस्कुरा रहा था और मन ही मन मिलन का रोमांच महसूस कर रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं वो सुहानी रात और उस सुहाने पल की शुरुआत हो चुकी थी जिसका इंतजार हर किसी को रहता है। वह बेसब्री से सुहानी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद सुहानी बाहर निकली। उसने अपने सारे भारी कपड़े उतार दिए थे और उसकी जगह पर हल्का सा पुलोवर डाल लिया था। उसके बाल खुले थे और धुला सा चेहरा जैसे कमल की पंखुड़ियाँ लग रही थी। वह मुस्कुराती हुई आई और उसने अपना सारा सामान अलमारी में रखा। मयंक झूठ मूठ सा मुंह फुला के बैठा था। सुहानी अदा से चलती हुई मयंक के पास आई और बोली, गुस्सा हो गए क्या? मयंक ने कुछ नहीं बोला। सुहानी बोली, अब आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। आपका ये अधिकार है कि आप अपना अधिकार दिखा के कहें कि तुम मेरे हो। इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। मयंक कुछ नहीं बोला। तभी सुहानी ने झपट कर मयंक को अपनी बाहों में भर लिया और किस करने लगी। मयंक ने भी सुहानी को अपने सीने से लगा लिया और उसने भी सुहानी के गुलाबी लिप्स को अपने होठों से किस कर लिया। दोनों के दिल तो मिल ही चुके थे, अब जिस्म के मिलने की बारी थी। मयंक ने हाथ बढ़ाकर लाइट का स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि अब तूफान आने की आहट हो चुकी थी, जो उनके बीच की हर शर्म हया झिझक को बहा के ले जाने वाली थी। दोनों की आज की न भूलने वाली रात की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे में समा जाने को बेताब थे और यह उनका हक भी था। सुबह मयंक तो देर तक सोता रहा, लेकिन सुहानी उठ गई थी और उठकर वह नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। उसने सबके लिए चाय बनाया और सबको देकर मयंक के कमरे में चाय लेकर पहुंची। उसने चाय टेबल पर रख दिया। मयंक अब भी सो रहा था। उसने मयंक के कान के पास अपनी चूड़ियां खनकाई और गालों पर हल्की से किस किया। मयंक की आँख खुल गई। उसने सुहानी को देखते ही झपट कर अपनी बाहों में भर लिया और अपने बगल लिटा लिया। सुहानी बोली, अब उठ जाओ प्यारे पतिदेव, देखो कितना समय हो गया। ये रोमांस करने का टाइम नहीं है। पापा जी जग गए हैं। अभी नहीं, मयंक ने कहा। उठ भी जाओ, देखो गेट खुला है, कोई आ जाएगा। फटाफट उठो और चाय पी लो। मयंक बेमन से उठा और सुहानी को देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? रात भर मैं आपके पास ही थी, सुहानी शरारत से बोली। तो जिसकी इतनी सुंदर बीवी हो उसको क्या दिन क्या रात, मयंक बोला। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अब उठो, चाय लाई हूँ, पी लो और जाओ तैयार हो जाओ, समझे मेरे क्यूट क्यूट हस्बैंड। यह कहते हुए सुहानी ने मयंक के गालों को हल्का सा दबा दिया। मयंक मुस्कुराते हुआ उठा और बाथरूम में घुस गया। इस तरह मयंक की जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। मयंक के घर वाले बहुत ही अच्छे थे और सुहानी तो अपने व्यवहार से सबके दिलों में बस गई थी। 1 साल बाद मयंक की नौकरी लगी और उसे शहर में जाना पड़ा। सुहानी का अकेले जाने का मन नहीं था। तब मयंक ने मम्मी पापा को भी आने की जिद की। आखिर में दोनों मना नहीं कर पाए और उन्हें भी आना पड़ा और उन्होंने आकर सारा कुछ सेटअप करवा दिया था। सुहानी उनका पूरा ख्याल रखती और वो भी सुहानी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन अभी 6 महीने पहले ही उन्हें वापस जाना पड़ा, क्योंकि मयंक की भाभी प्रेग्नेंट थी और सुहानी अकेली पड़ गई। उसने मयंक से कहकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ली। सुहानी सो गई क्या? अचानक
अचानक मयंक की आवाज़ सुनकर सुहानी चौंक गई, जैसे उसे किसी ने आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। उसकी तंद्रा टूटी। वह अपनी पुरानी बातों को सोचते सोचते कितनी दूर निकल गई थी, लेकिन अब वह वर्तमान में थी। नहीं, क्यों, कुछ चाहिए था क्या? मयंक सुहानी ने गर्दन घुमा के पूछा। नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं मयंक, आज उस लड़के को देखकर अपनी पिछली जिंदगी, जिसे तुम्हारे और पापा मम्मी के प्यार ने कब का भुला दिया था, आज फिर याद आ गई। सच में उस दिन पापा किसी भगवान की तरह आए थे। शायद भगवान ने उन्हें हमारे लिए ही भेजा था, नहीं तो मेरा क्या होता पता नहीं। वह मयंक से प्यार से चिपक गई। मयंक सुहानी के बालों को अपने उंगलियों से सहलाते हुए बोला, अब बीती बातें भूल जाओ सुहानी, और सो जाओ। देखो बहुत रात हो गई है और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। सुहानी मयंक के गले में बाहें डालकर सो गई। मयंक ने भी उसे चिपका लिया और हल्की हल्की थपकी देने लगा। सुहानी को ऐसा लगा जैसे किसी मजबूत पेड़ की छांव तले वह एकदम सुरक्षित है। धीरे धीरे उसकी आंखें नींद से बोझिल होने लगी और वह नींद की आगोश में समा गई। थोड़ी देर बाद मयंक भी सो चुका था। अगली सुबह सुहानी और मयंक की वही रूटीन फिर से शुरू हो गई। मयंक और सुहानी दोनों अपने अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुके थे। रास्ते भर मयंक उस रेस्टोरेंट के पास बैठे उस लड़के के बारे में सोच रहा था। हो ना हो वो वही था। उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं। उसकी गाड़ी अनायासी उस रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ चुकी थी। वहां पहुंचकर उसने गाड़ी पार किया और उतरकर चारों तरफ नजर घुमाया, लेकिन वह लड़का कहीं नहीं दिखा। उसने आइसक्रीम वाले से जाकर पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया कि वह नहीं जानता। मयंक ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए उसने छोड़ दिया और ऑफिस चला गया। पर ऑफिस पहुंचकर भी उसका दिमाग उसी लड़के में अटका था और इधर घर पर सुहानी भी उस लड़के के ख्यालों में गुम थी। हो ना हो वो लड़का शिवम था, वही शिवम जिससे उसकी शादी होते होते रह गई थी। लेकिन इस तरह सड़क पर उसके बाप तो चीख चीख कर कह रहे थे कि मेरा बेटा 1 लाख रुपया महीना कमाता है, तो फिर क्यों शिवम किसी भिखारी की तरह घूम रहा था। सुहानी का दिमाग ना चाहते हुए बार बार शिवम की तरफ घूम जाता था। वह ऑफिस पहुंची, लेकिन आज उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका दिमाग कहीं गुम था। उसने सर को झटका दिया और सारे ख्यालों को बाहर फेंका, फिर अपने काम में जुट गई। लंच टाइम में उसने मम्मी को फ़ोन किया और बोली, मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ मम्मी, सुहानी बोली। मम्मी क्या हुआ, ठीक तो नहीं लग रही हो? मयंक ने कुछ कहा क्या? सुहानी नहीं मम्मी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, हल्की सी तबीयत खराब है बस मम्मी। तो बेटा ध्यान रखो ना अपना, तुम बिल्कुल भी केयर नहीं करती हो अपना। सुहानी रखती तो हूँ मम्मी, बस आप आ जाओ, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, या मुझे भी बुला लो प्लीज़ मम्मी, सुहानी ने रिक्वेस्ट किया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से आज बात करती हूँ। ओके, तुम घबराओ मत, कोशिश करूँगी जल्दी आ जाओ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। अब सुहानी थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। शाम को ऑफिस से ऑफ होने के बाद वह घर के लिए निकली। उसका मन फिर शिवम के बारे में सोचने लगा। थोड़ा सा रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ता था, तभी अचानक उसने देखा एक लड़का सड़क पर गिरा पड़ा था। सुहानी ने जल्दी से गाड़ी रोक दी और उतर के उस लड़के के पास पहुंची। जैसे ही झुक के वह उस लड़के को चेक करने लगी, वह लड़का झपट के खड़ा हो गया। तब तक सुहानी को समझ पाती, उसके हाथों की हथेलियां ढक्कन की तरह सुहानी के मुंह पर चिपक गई थी और एक बड़ा सा चाकू उसकी गर्दन पर लग गया था। सुहानी गू गू करने लगी और छूटने के लिए झटपटाने लगी, लेकिन लड़के की पकड़ बहुत मजबूत थी। लड़का सर स्वर में बोला, चुपचाप खड़ी रह वरना गर्दन काट दूंगा, और अगर चिल्लाने की कोशिश की तो तेरा वो हाल करूंगा कि तेरा चेहरा पहचान में नहीं आएगा। सुहानी सहम गई और चुपचाप खड़ी हो गई। उसकी आंखें दहशत से फटी जा रही थी।
तभी सुहानी ने देखा कि 3 लड़के जो झाड़ियों में छुपे हुए थे निकले। उन सबके चेहरे पर एक शैतानी हंसी नृत्य कर रही थी। सुहानी का डर से बुरा हाल था। अभी भी सुहानी का मुंह बंद ही था। उसने गूं करके मुंह खोलने के लिए कहा। वह लड़का जिसने उसे पकड़ रखा था बोला, देख तेरा मुंह तो खोल रखा है, लेकिन अगर जरा भी चू चपड़ की तो ये चाकू तेरे पेट में घुसेड़ दूंगा। सुहानी ने गर्दन हिला के हाँ बोला। उसने सुहानी का मुंह छोड़ दिया। मुंह छोड़ते ही सुहानी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब थोड़ा सामान्य हुई तो उसने चारों लड़कों को देखा और उस लड़के को देखते ही चौंक गई जिसने उसका मुंह पकड़ा था, क्योंकि वह और कोई नहीं शिवम था। अनायास ही उसके मुंह से निकला, शिवम तुम? वह लड़का अपना नाम सुनते ही चौंक गया और उसने ध्यान से सुहानी को देखा। थोड़ी देर बाद सुहानी को पहचान गया और अब उसके चेहरे की शैतानियत थोड़ी और बढ़ गई। वह ढिठाई से बोला, ओह तो तुम हो, बहुत अच्छा। आज अपने हर बेइज्जती का हिसाब तुमसे भरपूर लूँगा। जो शादी करके तुमसे हासिल होता, आज वह मुझे तुमसे हासिल होगा। और अपने दोस्तों से बोला, तुम्हें जो गहने लेना है ले लो, मुझे तो इससे कुछ और लेना है। इससे मेरी पुरानी जान पहचान है। उसके आंखों में दुनिया भर की मक्कारी सिमट आई थी। सुहानी उसके इरादे समझ कर डर गई, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। सुहानी इस सिचुएशन से निकलने का उपाय सोचने लगी। उसने प्यार से कहा, शिवम तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कुछ भी हो, मैं तुम्हारी पत्नी बनने वाली थी, थोड़ी से तो लिहाज करो। शिवम के आंखों में खून उतर आया। उसने कहा, चुप कर साली, तेरी ही वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। देख आज मैं क्या से क्या हो गया। उस दिन तूने मेरी जो बेइज्जती की थी, आज उसका पूरा हिसाब चुकाऊंगा। उस दिन तू मेरी बीवी बनते बनते रह गई, आज तुझे बिन ब्याहे ही अपनी बीवी बनाऊंगा। दोस्तों तुम अपना अपना हिस्सा ले लो। तीनों दौड़ पड़े, सुहानी के सारे गहने उतार लिए। सुहानी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी को कोई फर्क ना पड़ा। जबरदस्ती उसका सारा गहना उतारा जा चुका था। अब तुम लोग जाओ। तभी अचानक से एक गाड़ी आती हुई देखी। शिवम ने झट चाकू सुहानी के पेट में लगा दिया और मुंह बंद करके रोड से किनारे ले जाने लगा। सुहानी झटपटाने लगी। शिवम के दोनों साथी सुहानी को जबरदस्ती उठा के किनारे ले गए। अब सुहानी सड़क से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। शिवम उसके पास आ गया और बोला, क्यों रानी, आज तेरा ये बिन ब्याहा पति तुझसे मिला है, तुम खुश नहीं हो? आज जाओ, आज तुझे जन्नत की सैर करवाता हूँ। सुहानी ने कहा, देखो शिवम, तुम जानते हो कि मैंने जो किया क्यों किया। अब मैं शादीशुदा हूँ, प्लीज़ मुझ पे रहम करो और छोड़ दो। तुझे छोड़ दूँ? अरे तुम्हारी वजह से आज भी मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारी वजह से आज तक मेरी शादी नहीं हुई। तुम्हारे ही घमंड की वजह से उस दिन मेरी शादी नहीं हुई और मैं तुझे छोड़ दूँ? आज अपनी उस बेइज्जती का बदला मैं ज़रूर लूँगा। आज तुझे रौंद के तेरे नरम नाजुक होठों का रस पीऊँगा और तेरी इस मद मद जवानी को निचोड़ूंगा। तब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। तब तुझे पता चलेगा कि किसी मर्द की बेइज्जती का क्या अंजाम होता है। शिवम के आंखों में नफरत की ज्वाला दहक रही थी। अब सुहानी का सब्र जवाब दे गया। उसने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तेरे जैसे घटिया, गंदे और नीच आदमी से मेरी शादी नहीं हुई। तेरा यही असली चेहरा है। तू बहुत बड़ा मर्द बनता है, किसी अकेली लड़की को इस तरह धोखे से पकड़कर अपने आप को मर्द कहलाता है। थू है तुझ पर और थू है तेरी मर्दांगी पर। आज तक मैं तेरे लिए सोचती थी कि शिवम की कोई गलती नहीं थी, लेकिन बेचारा अपने बाप के लालच की भेंट चढ़ गया। लेकिन तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगता था, लेकिन आज सब गलत फहमियाँ दूर हो गई। अब मुझे कोई ग्लानि नहीं है जो मैंने उस दिन किया। चटाक, शिवम ने गुस्से से एक जोरदार चांटा सुहानी को जड़ दिया। साली बहुत बोलती है, आज तेरी सारी बोलती बंद कर दूंगा। आज तेरा वो हाल करूंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। यह कहकर शिवम सुहानी के पास आया और जबरदस्ती उसके दुपट्टे को खींचने लगा।
सुहानी ने उसे धक्का दिया, लेकिन उसने सुहानी को कसकर पकड़ रखा था। उसने जबरदस्ती सुहानी के कपड़ों को खींचना शुरू कर दिया और बहुत ही अश्लील और कामुक शब्दों का प्रयोग करने लगा। सुहानी छूटने की असफल कोशिश करने लगी। जब शिवम सुहानी के कपड़े उतारने में नाकाम रहा तो उसने सुहानी के कपड़ों को पकड़कर फाड़ दिया। सुहानी अर्धनग्न हो गई, उसके अंतर वस्त्र दिखाई देने लगे। तभी सुहानी ने अचानक अपना दाहिना पैर चला दिया, जो जाकर शिवम के टांगों के बीच शिवम के नाजुक अंग पर पड़ा। शिवम दर्द से चीख पड़ा और दर्द से वहीं बैठ गया। उसे असह्य पीड़ा हो रही थी। सुहानी ने उसे धक्का दिया और सर पर सड़क की तरफ भागी। वहां पर उसकी गाड़ी नहीं थी, शायद उसके साथी गाड़ी भी ले गए थे। उसको कुछ ना सूझा और उसने जिधर उसका ऑफिस था उधर ही भागना शुरू कर दिया। शिवम को जब थोड़ा दर्द से राहत मिली तो वह उठा और उसने देखा सुहानी भाग रही थी। आज जल्दी से पीछे लपका, लेकिन दर्द से उसको चला नहीं जा रहा था और वह धीरे धीरे सुहानी के पीछे भागा। सुहानी अपनी पूरी ताकत से भाग रही थी। उसे यह भी होश नहीं था कि उसके कपड़े फट गए हैं और वह सिर्फ अपने अंतर वस्त्रों में भाग रही थी। वह इस समय इस जगह से बहुत दूर पहुंच जाना चाहती थी। बस शिवम थोड़ी देर बाद सुहानी के पीछे भागना बंद कर चुका था, क्योंकि आगे बस्ती शुरू हो जाती। वह जल्दी से अपना बाइक स्टार्ट करके वहां से भागना चाहता था और उसने वही किया। सुहानी भागते भागते थक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे शिवम कहीं भी नजर न आया। उसकी सांस भागते भागते किसी धौंकनी की तरह चल रही थी। वह रुक गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। तभी उसकी नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी। उसे होश आया कि उसके तन पर कपड़े नहीं हैं। उसने तुरंत ही नज़र दौड़ाई और सामने लगभग 100 मीटर दूर उसे कुछ बच्चे खेलते नजर आए और पास में ही घर था। वह अपने दोनों हाथों की कैंची बनाकर अपने अंगों को छिपाते हुए उस घर की तरफ दौड़ लगा दी। उसे उम्मीद थी कि शायद उस घर से उसे मदद मिल जाए। मयंक की ऑफिस से छुट्टी होने के बाद वह अपने घर पहुंचा, लेकिन घर पर ताला लटका था। उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर देर तक आना होता है तो सुहानी उसे कॉल कर देती है, पर आज फ़ोन नहीं आया और सुहानी अभी तक आई भी नहीं थी। खैर, उसने डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला और अंदर पहुंचा और तुरंत ही सुहानी को फ़ोन मिलाया, लेकिन सुहानी का फ़ोन घंटी बज रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। उठाता भी कौन, क्योंकि फ़ोन तो उसके पर्स में था और पर्स गाड़ी में और गाड़ी उन लड़कों के पास। 2-3 बार फ़ोन मिलने के बाद भी जब फ़ोन नहीं उठा तो मयंक ने सुहानी की कंपनी में फ़ोन किया। रिसेप्शन से एक मीठी आवाज़ आई, पल्लवी स्पीकिंग फ्रॉम स्पो इंडिया लिमिटेड, हाउ कैन हेल्प यू। मयंक ने कहा, मैम प्लीज़ ट्रांसफ़र टू कॉल इन HR डिपार्टमेंट, आई वॉन्ट टू टॉक विद सुहानी, शी इज़ माई वाइफ। ओके सर, जस्ट 1 मिनट प्लीज़। थोड़ी देर बाद वापस पल्लवी की आवाज़ आई, सॉरी सर, शी इज़ लीव ऑफिस एट 6 PM, शी इज़ नॉट अवेलेबल इन ऑफिस। ओके थैंक्स। अब मयंक को चिंता हो रही थी। सुहानी 6 बजे ऑफिस से निकल गई, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। 8 बजने वाले थे। उसके ऑफिस से घर की दूरी लगभग 30 मिनट की ही थी। कहाँ गई हुई? मयंक ने वापस फ़ोन मिलाया, लेकिन अब फ़ोन ऑफ जा रहा था। मयंक का मन घबरा गया, कहीं कुछ दुर्घटना। फिर सिहर गया। मयंक एक झटके से उठा और फ्लैट को लॉक करके वापस बाहर निकल गया। वह सुहानी के ऑफिस जा रहा था। सुहानी उस घर के सामने पहुंची और उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक 14 साल की लड़की बाहर निकली। उसने सुहानी को ऐसे देखा और चौंक गई। उसने खड़े खड़े ही अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई, मम्मी जल्दी आओ। उसकी मम्मी बाहर आई और वह औरत करीब 45 साल की हष्ट पुष्ट महिला थी। रंग सांवला लेकिन अट्रैक्टिव था। उसने भी सुहानी को इस हालत में देखा और चौंक गई। वह समझ गई कि जरूर इस लड़की के साथ कोई दुर्घटना घटी है। उसने बिना
कुछ कहे सुहानी को अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने सुहानी को बिठाया और फिर अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, आओ जल्दी से पानी ले आओ। सुहानी घबराई हुई थी और अपने दोनों हाथों की कैंची अब भी उसने अपने सीने से जमा के बैठी थी। उस औरत ने पूछा, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों? सुहानी को जैसे थोड़ा सा सहारा मिला हो। उसका सब्र का बांध टूट गया और वह उस महिला के गले लगकर फफक फफक कर रो पड़ी। उस महिला ने उसके पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और चुप करवाने लगी। जब दिल का गुब्बार निकल गया तो सुहानी अलग हुई और उसने पूरी कहानी बताई। उस महिला ने कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, अब तुम सुरक्षित हो, घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम कपड़े पहन लो। और वह अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई। उसके हाथ में एक सलवार समीज था जो शायद उसकी बेटी का था। सुहानी ने बिना कुछ कहे वह कपड़े पहन लिए। वह कपड़े उसको टाइट थे, लेकिन कुछ ना होने से यही भला। सुहानी अब थोड़ी संयमित हुई और उसने हाथ जोड़ कर कहा, आंटी मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर आपके पास फ़ोन है तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दे, वो परेशान होंगे। उस महिला ने फ़ोन निकाला और सुहानी को दे दिया। सुहानी ने मयंक को फ़ोन मिलाया। हेलो मयंक, सुहानी तुम कहाँ हो? मैं कब से परेशान हूँ। मयंक परेशान था। मयंक तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। उसने उस जगह को बताया जहाँ पर वह थी। सुहानी की आंखों से आंसू निकल पड़े और उसका आवाज़ भर्रा गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना सुहानी, तुम रो क्यों रही हो? मयंक सुहानी की आवाज़ सुनकर घबरा गया। बाद में बताऊंगी मयंक, अभी तुम आ जाओ बस जल्दी, बस 5 मिनट में आया, घबराओ मत। अगले 5 मिनट सुहानी के 5 घंटे के बराबर गुजरे। 5 मिनट में मयंक सुहानी की बताई जगह पर पहुंच जगह का था। सुहानी बाहर ही खड़ी थी। मयंक को देखते ही सुहानी दौड़कर मयंक के पास पहुंची और मयंक से लिपट फूट फूट कर रोने लगी। मयंक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सुहानी को बड़े प्यार से चुप करवाने लगा। सुहानी बड़ी डरी हुई थी। अब तक जो उसने साहस जुटाकर इतना कुछ किया था, मयंक को देखकर उसकी वह हिम्मत अब खत्म हो गई और किसी छोटे बच्चे की तरह सुबक सुबक कर रोते हुए वह मयंक को कसकर पकड़े हुए थी। जी भर कर रोने के बाद सुहानी अब थोड़ा सा सामान्य हुई तो मयंक ने उसे अपने से अलग किया और सुहानी के आंसू पोंछते हुए रोने का कारण पूछा। क्या बात है सुहानी, इतनी घबराई क्यों हो? सुहानी ने शुरू से अंत तक सारी कहानी बता दी और फिर से सुबकने लगी। मयंक के आंखों में खून उतर आया, उसकी मुट्ठियां भिज गई, उसकी धमनियों का रक्त जैसे निचोड़कर उसके चेहरे पर उतर आया हो। उसने सुहानी को देखा, वह अब भी रोए जा रही थी और डरी हुई थी। मयंक ने उसे खींचकर अपने बाहों में कस कर भर लिया और फिर किसी छोटे बच्चे की तरह उसको प्यार करने लगा और प्यार से उसका सर सहलाने लगा। सुहानी को इसकी सख्त ज़रूरत थी। वह मयंक के पहलू में आकर ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कोई हिरनी किसी खूंखार भेड़िए के चंगुल से निकलकर अपनी माँ के गोद में आ गई हो। थोड़ी देर बाद मयंक के समझाने पर सुहानी रिलैक्स हुई। तब मयंक उस महिला के पास पहुंचा और बोला, आंटी आपका यह एहसान मैं जीवन भर याद रखूंगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के भाव थे। महिला ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज था, बच्ची बहुत घबराई हुई है, उसे घर ले जाओ। मयंक ने धन्यवाद बोला और दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ गए। दोनों सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट लिखवाई। सुहानी का बयान रिकॉर्ड हुआ और फिर सारी जानकारी देकर दोनों वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। सुहानी बार बार अपने साथ हुई घटना को याद करके सिहर जाती। आज वह बाल बाल बची थी। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो उसकी इज्जत, उसकी आबरू एक पागल सन की दरिंदे के सनक के तले रौंदा जा चुका होता। अगले दिन सुबह उसके फ्लैट के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। मयंक उठ कर गया।
तो देखा कि इंस्पेक्टर पटवर्धन खड़े थे। इंस्पेक्टर पटवर्धन की उम्र लगभग 40 साल थी। आंखें बिलोरी और मोटी सी मूंछ थी। वह बहुत ही गाक और काबिल इंस्पेक्टर था। उसने एक रजिस्टर पकड़ रखा था। उन्होंने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? महक ने कहा, जरूर जी, जरूर आइए। उसने आते ही अपनी बिलोरी आंखों से पूरे फ्लैट का मुआयना किया। उसकी आंखें हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से देख रही थी और फिर बिना कुछ कहे सोफे पर धंस चुका था। महक ने कहा, सर चाय पानी कुछ लेंगे? उसने फॉर्मेलिटी अदा की। पटवर्धन ने छूटते ही बोला, जी पानी लूँगा। महक ने कहा, जी ज़रूर, और फिर पानी लेने चला गया। अंदर से पानी और एक बिस्कुट का पैकेट लेकर उसने पटवर्धन के सामने पड़े कांच के टेबल पर रख दिया। पटवर्धन ने बिना कुछ बोले बिस्कुट का पैकेट फाड़ा और बिस्कुट निकाल कर खाने लगा और फिर पानी पीने के बाद अपने नीचे रखे हुए रजिस्टर को उठाया और बोला, हाँ जी, कहाँ है आपकी वाइफ? बुलाइए। महक ने सुहानी को आवाज़ दी। सुहानी अंदर से बाहर आई। उसका चेहरा डर से पीला पड़ा था और होंठ सूख चुके थे और फिर उसको बुखार भी था। वह आई और महक के बगल सोफे पर बैठ गई। इंस्पेक्टर पटवर्धन ने सुहानी को घूरा, जैसे उसकी आंखें सुहानी के चेहरे पर चिपक गई थीं। सुहानी उन नज़ारों का सामना नहीं कर पाई और उसकी नज़र झुक गई। हाँ तो मैम, आप बताइए, आपके साथ घटी घटना को कुछ भी नहीं छुपाना, सब कुछ वैसे ही बताना जैसे हुआ था। पटवर्धन का सर्द स्वर गूंजा। सुहानी ने अब सब कुछ वैसे का वैसा बता दिया। पटवर्धन रह रह कर कुछ अपने रजिस्टर में कुछ नोट करने लगा। सुहानी अब भी बहुत डरी हुई थी। पटवर्धन उससे लगातार सवाल पे सवाल किए जा रहा था। जब सुहानी चुप हुई तो पटवर्धन ने कहा, महक जी, आप और आपकी वाइफ क्या घटना स्थल पर चल सकती हैं? महक ने कहा, जी अभी? जी हाँ अभी, तुरंत। मुझे मौके का मुआयना करना है। महक ने सुहानी की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रहा हो कि चलना है कि नहीं, और सुहानी की हाँ होते ही महक ने कहा, जी ठीक है, चलिए। फिर तीनों घटना स्थल पर पहुंचे और सुहानी ने कहा, क्या हुआ था? सब सिलसिलेवार तरीके से बताना शुरू किया। पटवर्धन की नज़र बिल्कुल पैनी और तेज थी। वह एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से देख रहा था। उसने ग्लव्स वाले हाथों से सुहानी का फटा कपड़ा उठाया और फिर ध्यान से बस जगह को देखने लगा जहां शिवम सुहानी को खींच कर ले गया था। अचानक वह झुका और जमीन पर गिरे कुछ उठाकर एक जिपलॉक पाउच में रखा। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। फिर अचानक वह एक तरफ गौर से देखने लगा और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। वह उस तरफ गया जिधर देख रहा था। लगभग 100 मीटर चलने के बाद उसे एक गड्ढा दिखा। वह उछल पड़ा और बोला, यस वेरी गुड, जैसे उसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। वह फिर मयंक के पास आया और बोला, तुम्हारी वाइफ की किस्मत अच्छी थी कि वह सही सलामत और जिंदा है, क्योंकि जिस गैंग के हाथ में वह पड़ी थी उसने 25 लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। इंस्पेक्टर पटवर्धन इन्वेस्टिगेट करते करते गड्ढे के पास पहुंचता है। फिर सारा मामला एकदम क्लियर है। शिवम ने मेरी पत्नी का रेप करने की कोशिश की। आप उसे गिरफ्तार कीजिए ना, इतना जांच पड़ताल करने की क्या जरूरत है, सीधा उसे गिरफ्तार कीजिए। मयंक गुस्से में बोला। मयंक, मामला जितना सीधा समझ रहे हो उतना है नहीं। ये तुम्हारी पत्नी का रेप का मामला नहीं है, इसके तार कहीं ना कहीं बहुत दूर तक जुड़े हैं और मैं उसी की जांच पड़ताल में जुटा हूँ। तुम्हें पता है, इसके पहले ये हादसा 25 लड़कियों के साथ हो चुका है। तुम्हारी पत्नी 26वीं थी और वो इस लड़की की बहादुरी ने इसे बचा लिया। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और फिर इंस्पेक्टर पटवर्धन मयंक को लेकर उस गड्ढे के पास पहुंचा। उस गड्ढे से बहुत ही भयानक दुर्गंध आ रही थी। मयंक ने अपना नाक बंद कर लिया। तुम्हें पता है कि इस गड्ढे में क्या है? पटवर्धन ने कहा। नहीं सर। मयंक ने कहा, शायद उस गड्ढे में उन लड़कियों की लाशें हैं जिन्हें तुम्हारी पत्नी से पहले मार दिया गया था। मैंने अपनी टीम को बुला लिया है, वो अभी आते ही होंगे। मयंक यह सुनकर सिहर गया कि उसकी पत्नी सुहानी की भी हत्या होने वाली थी। वह आंखें फाड़ कर इंस्पेक्टर पटवर्धन को देख रहा था, जैसे कोई भूत देख लिया हो,
और पटवर्धन उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। ये बहुत बड़ा गैंग है जिसका काम है लड़कियों का किडनैप करना और उसके अंगों को निकाल कर बेच देना, लेकिन तुम्हारी पत्नी भागने में सफल हो गई और शायद अब ये गैंग मेरे पकड़ से ज़्यादा दूर नहीं है। तभी पटवर्धन की टीम वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने गड्ढे की तरफ इशारा किया और वहां पर खुदाई शुरू हुई। मयंक ने देखा कि वहां से सड़ी लाशों का जखीरा निकलता गया। चारों तरफ लाशों की बदबू फैल गई। मयंक को उबकाई आने लगी और वह भागकर सड़क के किनारे आ गया, जबकि पटवर्धन सिर्फ नाक पर रुमाल रखकर खुदाई करवाता जा रहा था। देखते ही देखते वहां पर मानव कंकाल का ढेर लग गया। इंस्पेक्टर पटवर्धन ने सब लाशों को सील किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर वह धीरे धीरे चलता हुआ मयंक के पास पहुंचा। मयंक का बुरा हाल था। उसने ऐसा सब पहली बार देखा था। वो जिसे एक मामूली सा बदला सोच रहा था, वो क्या निकला। उसका हलक सूख चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला रही थी। मयंक बार बार सुहानी का अंजाम सोचकर सिहर जाता। अगर थोड़ा सा चूक हो जाता तो आज सुहानी इन्हीं ढेर में पड़ी होती। इंस्पेक्टर पटवर्धन बोला, मयंक घर चलें, आपके थोड़ी सी पूछताछ बाकी है अभी। मयंक ने बड़ी मुश्किल से जी बोला, लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है, मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है। मयंक ने कहा, चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं कर लेता हूँ। अरे पटनायक, तुम मेरी गाड़ी लेकर आओ, मैं थोड़ा से काम से जा रहा हूँ। पटवर्धन ने अपने सिपाही से कहा, ओके सर। फिर पटवर्धन ने सीट संभाली और मयंक के घर पहुँचा, जबकि सुहानी और मयंक पीछे सीट पर बैठे हुए थे और दोनों का ही शौक से बुरा हाल था। किसी तरह दोनों ऊपर पहुँचे और सोफे पर धम से बैठ गए। पटवर्धन पीछे पीछे आया और आराम से मयंक के सामने बैठ गया। सुहानी जी, आप एक बात बताइए, शिवम से आपकी शादी किसने तय की थी? पटवर्धन ने पूछा। मेरे पापा ने, सुहानी ने कहा। पटवर्धन, लव वव का कोई चक्कर तो नहीं था ना? सुहानी, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तब तो आपके पापा जी को शिवम के घर का पता मालूम होगा? पटवर्धन ने पूछा। जी होना तो चाहिए, क्योंकि कोई भी माँ बाप बिना घर द्वार देखे भले अपनी बेटी की शादी नहीं करता, और मेरे पापा तो मुझसे बेहद प्यार करते हैं, सुहानी ने कहा। और तुम्हारी माँ? पटवर्धन ने पूछा। सुहानी उदास हो गई और बोली, जब मैं 5 साल की थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे लिए जानना जरूरी था। क्या आप मुझे अपने पापा का पता दे सकती हैं जिसमें मैं शिवम के घर का पता लगा पाऊँ? जी जरूर। और सुहानी ने अपने घर का पता बता दिया। अच्छा एक बात बताना, जब आपको उन लड़कों ने पकड़ा था तब क्या किसी ने कोट पैंट पहन रखा था? पटवर्धन ने पूछा। नहीं, उनमें से किसी ने कोट पैंट नहीं पहना था, सुहानी ने सोचकर जवाब दिया। सुहानी का यह जवाब सुनकर इंस्पेक्टर की आंखें चमक गई और उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अपने 2 सिपाही यहाँ तुम दोनों की सुरक्षा में छोड़कर जा रहा हूँ, ठीक है? क्यों सर, वो फिर आ सकते हैं क्या? सुहानी डर गई। सच बोलूं तो हाँ, पटवर्धन ने कहा। और आ सकते हैं? नहीं, जरूर आएंगे, आपको मारने। जिन लोगों की लंका में तुम दोनों ने आग लगाई है वो अरे गहरे गुंडे नहीं बल्कि बहुत बड़े गिरोह के सदस्य हैं, और अब उन सब की पूंछ मेरे हाथ में है। जल्द ही उनकी गर्दन भी मेरे हाथ में होगी। चूँकि तुम दोनों मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट गवाह हो, इसलिए वो तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन तुम चिंता मत करना, मेरे सिपाही 24 घंटे तुम्हारी सुरक्षा में रहेंगे। और ये रहा मेरा नंबर, जब भी ज़रूरत पड़े मुझे फ़ोन कर देना, और बिना मुझसे पूछे या बिना सिपाहियों को बताए घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? और पटवर्धन फ्लैट से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर के जाते ही सुहानी डर कर रोने लगी और मयंक से चिपक गई। मयंक, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं? मैंने तो कभी किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया। शिवम और उसके पापा मेरे पापा की बेइज्जती कर रहे थे, इसी वजह से मैंने बोला था। तुम बताओ मैंने गलत किया था?
क्या? मयंक ने कहा, नहीं सुहानी, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था और तुम घबराओ मत। मैं अपनी सुहानी को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुहानी, तुम मेरी हो, मेरी ज़िंदगी हो। मयंक ने प्यार से सुहानी को समझाया। फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? सुहानी अब भी रो रही थी। हमारे प्यार को किसी की नज़र लग गई है। लेकिन सुहानी, लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मयंक ने धीरज बंधाया। लगभग 1 घंटे बाद मयंक के घर के बाहर 2 पुलिस वाले आकर खड़े हो गए। मयंक के मम्मी पापा आ चुके थे। सुहानी अपने सास को पाकर किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। सुहानी की सास ने उसे समझाया, तब जाकर सुहानी थोड़ी नॉर्मल हुई और उसे अब थोड़ा हिम्मत और राहत भी मिला। और मयंक के पापा भी आ गए थे, तो मयंक भी अब सुहानी को छोड़कर कहीं भी जा सकता था। दूसरे दिन इंस्पेक्टर का फ़ोन आया कि जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचो। मयंक पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसकी वह गाड़ी जो सुहानी से उन लड़कों ने छीन ली थी, वह वहां पर खड़ी मिली। मयंक ने गाड़ी को देखा और सीधा इंस्पेक्टर पटवर्धन से मिलने पहुंचा। पटवर्धन टेबल के पीछे बैठे थे। मयंक को आता देख वह बोला, आइए आइए मयंक बाबू, आइए। मयंक ने कहा, सर आपने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया है? अरे तुम्हारी वह गाड़ी हमें मिल गई है जो उन लोगों ने तुम्हारी पत्नी से छीन लिया था। हमने सोचा आपको वापस कर दे। कहाँ मिली सर? और किसने चुराई थी? क्या वो लड़के भी मिल गए? मयंक ने एक साथ पूछा। अरे क्यों घबरा रहे हो? गाड़ी मिल गई है तो वो भी जल्दी ही मिल जाएंगे। पटवर्धन मुस्कुराया, फिर अचानक ही बहुत गंभीर होकर बोला, और एक बात बताऊं, वे लड़के मेरे आंखों के सामने हैं। उन्हें जब भी चाहूं हाथ बढ़ाकर पकड़ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनका वह बॉस भी पकड़ा जाए जिनके इशारे पर वे ये सब कर रहे हैं, जो अभी तक अंधेरे में है। लेकिन मेरा वादा है कि बहुत जल्द ही वह सब सलाखों के पीछे होंगे जो इस रैकेट से जुड़े हुए हैं। बाय द वे, यह रही तुम्हारी गाड़ी की चाबी, तुम यहाँ सिग्नेचर करके उसे ले जा सकते हो। पटवर्धन ने एक रजिस्टर आगे बढ़ाया और मयंक ने अपना नाम पढ़कर उसके सामने सिग्नेचर कर दिया और चाबी लेकर बाहर निकल गया। 2 दिन और बीत गए। लगातार 5 दिनों से सुहानी घर के अंदर थी। आज उसके पापा आए हुए थे। उन्होंने सुना कि ये हादसा हो गया तो वे सुहानी को देखने आए थे। सुहानी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पापा बहुत दिन बाद उससे मिलने आए थे। आज उसका बाहर जाने का मन था। उसने मयंक से रिक्वेस्ट की, लेकिन मयंक ने मना कर दिया। तब मयंक के पापा ने कहा, कब तक उन लड़कों के डर से हमारी बच्ची घर में बैठी रहेगी? आज उसके पापा आए हैं, ले जाओ उन्हें घुमाने दो कहीं। और फिर मयंक के ना चाहते हुए भी उसे सुहानी और सुहानी के पापा को बाहर ले जाना पड़ा। लेकिन उसने जाने से पहले इंस्पेक्टर पटवर्धन को सूचना दे दी थी। सुहानी ने खूब मस्ती की। वो और उसके पापा बहुत देर तक बात करते रहे। उसके पास ढेर सारी बातें थी जो अपने पापा को बताती रही। फिर सबने खाना खाया और मयंक ने मम्मी पापा के लिए खाना पैक किया और वापस घर की तरफ चले। अभी आधा दूरी ही पहुंचे होंगे कि मयंक को लगा कि उसको नींद आ रही है और उसे चक्कर भी आ रहा है। उसकी आंखें अनायास ही बंद हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सुहानी और उसके पापा सो चुके थे। उसने सुहानी को 2 बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर उसने साहस बटोरकर सुहानी को हिलाने की कोशिश की, लेकिन सुहानी का सिर एक तरफ लटक गया। ऐसा लगा उसमें जान ही ना हो। फिर उसने सुहानी के पापा को हिलाया, लेकिन उनका भी वही अंजाम हुआ। मयंक ने अपनी गाड़ी एक साइड में करके बंद की और उठने की कोशिश की, लेकिन उठ ना पाया। उसे तेज का चक्कर आया और वह स्टीयरिंग पर गिरा और अपना सुध बुध खोता चला गया। मयंक, सुहानी और किशन तीनों बेहोश हो चुके थे। तभी अचानक एक गाड़ी उनके बगल आकर रुकी और उसमें से 2 नाकापोश लड़के निकले और उन्होंने मयंक को उठाकर पीछे डाला और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। लेकिन उनकी यह हरकत किसी 2 आंखों से छुपी न रह पाई, जो लगातार सुहानी और मयंक के पीछे तब से थे जब से वे घर से निकले और उनकी गाड़ी के
निकलते ही वह आंखें उनकी गाड़ी के पीछे बिना किसी आवाज़ और शोर के चुपचाप लग गए। वे लड़के सुहानी, मयंक और किशन को लेकर शहर के बाहर एक बहुत बड़े फार्म हाउस पर ले गए, जहां पर दरवाजे पर गार्ड बंदूक लेकर खड़े थे। एक लड़का बाएं साइड से उतरा और गार्ड के पास जाकर कुछ बोला। गार्ड ने गेट खोल दिया और पूरी गाड़ी अंदर चली गई। मयंक को जब होश आया तो उसने देखा कि वह एक कमरे में बंद है और उसका हाथ बंधा और मुंह पर टेप चिपकाया गया है। उसने इधर उधर नजर मारी तो उसने देखा कि सुहानी एक कोने में अभी भी बेहोश पड़ी थी। मयंक सुहानी के पास गया और उसे किसी तरह उठाने की कोशिश करने लगा। तभी एक आदमी अंदर आया और बोला, तुझे होश आ गया? मयंक ने गू गू करके उसे अपने मुंह की पट्टी खोलने के लिए कहा। उस आदमी ने मयंक के मुंह की पट्टी खींच दी। मयंक ने लंबी सांस ली और बोला, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें कहाँ लाए हो और बेहोश क्यों किया? उस आदमी ने कहा, तेरे सभी सवालों का जवाब अभी बॉस देंगे, अभी चुपचाप मुंह बंद करके बैठा रहे। और चला गया। मयंक सुहानी के पास पहुंचा और उसे फिर से उठाने लगा। सुहानी हल्की सी कुनमुनाई लग रहा था, उसे हल्का हल्का होश आ रहा था। मयंक ने सुहानी को आवाज़ लगाई। सुहानी ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। उसके भी मुंह पर टेप चिपका था। मयंक ने किसी तरह अपने दांतों से उसका टेप छुड़ाया। सुहानी का मुंह खुलते ही वह रोने लगी। मयंक ने कहा, सुहानी तुम मेरे हो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। मैंने इंस्पेक्टर को चलते समय फ़ोन कर दिया था, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। सुहानी को अचानक अपने पापा की याद आई और बोली, मयंक पापा कहाँ हैं? पता नहीं सुहानी, जब मुझे होश आया तो कमरे में तुम और मैं ही थे। तभी अचानक 3 लड़के कमरा खोलकर कमरे में आए और सुहानी और मयंक को खींच कर ले जाने लगे। मयंक चीखा, हमें कहाँ ले जा रहे हो? हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहते हो? उसमें से एक लड़का बोला, चुपचाप चलता रहे, ज़्यादा चू चपड़ की तो यहीं कहानी खत्म कर दूंगा तेरी, बॉस ने बुलाया है, चल। लगभग 50 मीटर चलने के बाद मयंक और सुहानी एक बड़े से हॉल में थे। वहाँ पर लगभग 20 लड़के थे और उन सब का बॉस सबसे पीछे एक कुर्सी पर बैठा था। उसके पीछे बहुत तेज रोशनी जल रही थी, जिससे सबकी आंखें चुंधिया रही थी और उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उसने काले रंग का कोट पैंट पहन रखा था और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। मयंक ने बहुत गौर किया, परंतु उसको उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाया, क्योंकि उसके पीछे से बहुत तेज रोशनी आ रही थी और कोई भी उसे गौर से नहीं देख पा रहा था। अब मयंक ने पूरे हॉल में नज़र दौड़ाई। अचानक वह चौंक पड़ा, क्योंकि शिवम भी यहीं पर था। तो क्या शिवम इस आदमी के लिए काम करता था जो कुर्सी पर बैठा है? और यह है कौन? मयंक का दिमाग फटने लगा, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खोल दो इन दोनों को, भर्राई सी आवाज़ गूंजी जो उस व्यक्ति के मुंह से निकली थी जो कुर्सी पर बैठा था। तुरंत ही उसका एक मुर्गा आया और दोनों की रस्सियां खोल दी। सुहानी तो दौड़ के आकर मयंक से चिपट गई। वह काफ़ी सहमी सी लग रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बहुत घबराई हुई थी। खैर, घबराया तो मयंक भी था, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मेरी पत्नी के पीछे पड़े हो? हम कौन हैं ये छोड़ दे बच्चे, हम क्या चाहते हैं ये तेरे लिए जानना जरूरी है, बॉस ने बोला। उसकी आवाज़ बड़ी सर्द थी, ऐसी कि सुहानी के पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। हम तेरी मौत चाहते हैं, इसीलिए तुम दोनों को उठा के यहाँ लाए हैं। लेकिन क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुहानी बोली, क्योंकि तुमने हमारे लड़के को देख लिया है और तुम हमारे खिलाफ सबसे बड़े गवाह हो और मैं अपने धंधे में आने वाले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। बॉस गुर्राया। सुहानी हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ हमें जाने दो, प्लीज़, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, वादा करते हैं। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हा हा हा, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं
कि हाथ में आए गवाह को छोड़ दे। उसकी हंसी सुहाने के तन बदन को सिराने के लिए काफ़ी थी। खत्म कर दो इन दोनों को। अचानक बॉस ने चिल्लाकर हुक्म दिया। उसकी आंखों से तेज अंगारे निकल रहे थे। एक लड़का बड़ी सी चाकू लेकर लपका और मयंक के पास पहुंचकर जैसे ही उसको चाकू मारने वाला था, तभी थाई सनसनाती हुई गोली उसके हाथ में लगी और उसके हाथ से चाकू छूट कर गिर पड़ा। सब चौंक पड़े और सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठी। वहाँ इंस्पेक्टर पटवर्धन हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था और उसके पीछे करीब 25 पुलिस वाले बंदूक ताने खड़े थे। इंस्पेक्टर ने इशारा किया और पुलिस वाले पूरे हॉल में सबको घेर कर खड़े हो गए। पटवर्धन आराम से चलता हुआ आया और बोला, तुम्हारा खेल खत्म हुआ मिस्टर, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम अंदर कैसे आए और हमारे आदमी कहाँ हैं? बॉस आश्चर्य से चिल्लाया, तुम्हारे सारे आदमियाँ तो मारे जा चुके हैं या पुलिस के कस्टडी में हैं। अब तुम्हारी बारी है। बॉस, पटवर्धन ने शांति से कहा। सब चौंक गए और सबसे ज़्यादा चौंका बॉस। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। मयंक और सुहानी का तो बुरा हाल था। उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा था कुछ। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे जिंदा हैं। अरे वो पटनायक, ये पीछे वाली लाइट बंद करके नॉर्मल लाइट जलाना जरा, ये दोनों भी तो देख लें इसका असली चेहरा। पटवर्धन ने अपने सिपाही से कहा। उसके चेहरे पर न समझ में आने वाली एक मुस्कान थी। पटनायक ने तुरंत ही आदेश का पालन किया और जैसे पीछे की लाइट बंद होकर हॉल की लाइट जली, सब उछल पड़े और सबसे ज़्यादा उछली सुहानी। उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से निकला, पापा आप? जी हाँ बॉस, और कोई नहीं, सुहानी का पापा किशन था। मयंक का तो सदमे से बुरा हाल था। सुहानी जब सदमे से बाहर निकली और स्थिति का अंदाजा होते ही फफक फफक कर रो पड़ी और चीखी, क्यों? आखिर क्यों आपको ये सब करने की ज़रूरत पड़ गई? पापा बोलो ना, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? पापा क्यों? मत कह अपनी गंदी जुबान से पापा। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुझे सख्त नफरत है तुझसे और तेरी इस शक्ल से। मैं तुझसे बहुत नफरत करता हूँ। किशन गुस्से से चिल्लाया। उसकी आंखों में सुहानी के लिए सारे जहाँ की नफरत भरी थी। 20 साल तक मैंने तेरे मुंह से यह शब्द सुने हैं। मुझे नफरत हो गई है पापा शब्द से, और तेरे मुंह से तो यह सुनकर तो जैसे मेरे कान में कोई पिघला शीशा डाल रहा हो। किशन दांत पीस कर बोला, लेकिन क्यों? आप तो मुझे बेहद प्यार करते थे, फिर क्यों? क्यों आप मेरे लिए अपने दिल में ऐसे नफरत पाल के बैठे थे? क्यों? सुहानी पागलों की तरह चीखे जा रही थी। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसा कह सकते हैं। सुहानी का सदमे से बुरा हाल था। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा भी होगा और उसके पापा ही उसकी जान लेने के पीछे पड़े होंगे, क्योंकि तेरी माँ ने मेरे साथ खेल खेला था। और हाँ, एक बात ना, मैं तेरा पापा नहीं हूँ और ना ही तू मेरी बेटी है। तू सिर्फ अपनी माँ की बेटी है। जानना चाहती है क्या हुआ था? तो सुन, तेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब तू 6 महीने की थी तो उनकी फ्लाइट क्रैश हो गई और वो मर गए। मैं तेरे पापा की कंपनी में नौकरी करता था। मुझे पता था कि तेरे पापा के पास बहुत पैसा था और अब वो सारा पैसा तेरे माँ के नाम हो गया। मैंने तेरे माँ को किसी तरह अपने जाल में फंसा लिया और उससे शादी कर ली। दिल पर पत्थर रख कर तुझको अपना नाम देने के लिए तैयार हो गया। मैंने सोच रखा था कि मौका मिलते ही तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा और सारी दौलत का मालिक बन जाऊंगा। जब भी तुझे देखता तो मेरे सीने पे सांप लौट जाता, लेकिन पता नहीं कैसे 1 साल बाद तेरे माँ को मेरे इरादों की भनक लग गई कि मैंने उससे पैसों के लिए प्यार का झूठा नाटक किया है और दिखावे की शादी की है। बस उसी दिन से वो सतर्क हो गई और उसने धीरे धीरे अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी और ये शर्त लगा दिया कि जब तक तेरी शादी होगी तब तक तू ये पैसा नहीं निकाल पाएगी। जब तेरी शादी होगी तब तू ये पैसा निकाल पाएगी।
वो भी अपनी पति की सहमति से। और फिर मेरे सारे खाते बंद करवा दिए। अब मैं एक एक पैसे का मोहताज हो गया और हर चीज़ के लिए तुम्हारी माँ के सामने हाथ फैलाना पड़ता। जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया वही मेरे हाथ से निकल गया था। किशन बोले जा रहा था और मयंक और सुहानी आंखें फाड़े उसे देखे जा रहे थे जैसे वह कोई अजूबा हो। और इसी वजह से तुमने सुहानी की मम्मी यानी निर्मला देवी का खून कर दिया। अचानक से इंस्पेक्टर पटवर्धन बोला। उसके चेहरे पर तो जैसे रहस्य ही रहस्य रहता है। हरदम किशन चौंक पड़ा और साथ में चौंक पड़े मयंक और सुहानी। किशन बोला, ये तुम्हें कैसे पता चला? उसे आश्चर्य हो रहा था। पटवर्धन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें याद है मयंक, जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था तो तुमसे पानी मांगा था। दरअसल मैंने तुम्हारे शर्ट पर सुहानी के बाल देखे थे जो शायद टूटकर तुम्हारे शर्ट पर चिपक गया था। तुम्हारे अंदर जाते ही वह बाल मैंने ले लिया था और जब तुम्हें और सुहानी को लेकर मैं घटना स्थल पर पहुंचा था मैंने वहां लाशें निकलवाई। पोस्टमार्टम में सभी लड़कियों की मौत 1 से 2 साल के भीतर हुई थी, लेकिन एक लाश उसमें ऐसी भी थी जिसकी मौत 15 साल पहले हुई थी। उस लाश का सिर्फ कंकाल ही बचा था, बाकी सब खत्म हो चुका था। मेरा माथा घूम गया। मैंने उसकी उम्र निकलवाई तो लगभग 30 वर्ष थी और मैंने उसका DNA टेस्ट करवा लिया और अचानक मुझे उस बाल की याद आई तो मैंने उसका भी DNA टेस्ट करवाया। जब रिपोर्ट आई तो मैं चौंक गया कि यह कैसे हो सकता है कि उस लाश का और तुम्हारे बाल का DNA सेम हो। मुझे लगा हो ना हो इन सारे मौतों का कोई ना कोई कनेक्शन सुहानी से जरूर है। मयंक और सुहानी पटवर्धन को ऐसे देख रहे थे जैसे छोटा सा बच्चा जादूगर की जादूगरी देखकर आश्चर्य से देखता हो। बस एक बात समझ में नहीं आई कि हत्या क्यों की गई। पटवर्धन ने बोला, क्योंकि निर्मला ने मुझे एक एक पैसे को तरसा दिया था। उस दिन मैं उससे पैसे ही मांग रहा था लेकिन उसने कहा कि तुम्हारी अय्याशियों के लिए मैं पैसे नहीं दूंगी और हमारा इसी बात पर झगड़ा हो गया था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था लेकिन गुस्से में चाकू उसके पेट में घुस गया और वो वहीं पर मर गई। किशन दांत पीस कर बोला, मैं बुरी तरह डर गया और फिर मैंने रात के अंधेरे में उस सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी लाश को उसी गड्ढे में दफना दिया और फिर पोस्टमार्टम हाउस में ऐसी लाश लाया जिसका चेहरा एक्सीडेंट में बुरी तरह बर्बाद हो चुका था और वो कद काठी में बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी थी और चारों तरफ खबर फैला दी कि एक्सीडेंट में मेरी पत्नी मर गई। सुहानी का सब्र जवाब दे गया। दुख और सदमे से वह चीख पड़ी, तुम इंसान नहीं हैवान हो। तुमने मेरी माँ को मार दिया, मुझसे मेरी माँ छीन ली। आज तक मैं तुझे अपने पापा जैसा प्यार करती रही। सुहानी बुरी तरह टूट चुकी थी। वह पागलों की तरह चीखे जा रही थी। उसकी आंखों से गंगा जमुना फूट पड़ा। चुप, बिल्कुल चुप। नफरत थी मुझे तेरी माँ से। उसने मेरे इरादों को नाकाम कर दिया। कहने को तो मैं करोड़पति था लेकिन निर्मला ने मुझे भिखारी बना दिया था जो अपने लिए एक पैसा भी नहीं खर्च कर सकता था और तू करोड़पति थी। उसने ऐसा लीगल वसीयत तैयार करवाया जिसमें साफ साफ गेम खेल दिया कि मुझे तुझको तब तक पालना पड़ता जब तक तेरी शादी ना हो जाती। अगर बीच में तुझे कुछ हो जाता तो सारा पैसा किसी ट्रस्ट में चला जाता और मैं ना चाहते हुए तुझे पालने लगा। हर समय तू मेरी आंखों में कांटा बनकर चुभती रही लेकिन मैं मजबूर था। तभी एक सिपाही शिवम के पापा को पकड़ कर लाया। सर, इसे आप लाने के लिए बोले थे, मैं ले आया, सिपाही बोला। शिवम चौंक गया और साथ में चौंक गए सुहानी और मयंक और किशन का हलक उसको देखकर ही सूख सा गया। गुड, वेरी गुड, पटवर्धन बोला। इसे पहचान रहे हो? पटवर्धन ने सुहानी और मयंक से एक साथ पूछा। जी, ये शिवम का बाप है, मयंक बोला। इंस्पेक्टर पटवर्धन मुस्कुराए और बोले, पता है सुहानी, ये शिवम का पापा नहीं है। इंस्पेक्टर पटवर्धन के ओठों पर गजब की स्माइल थी। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? सुहानी चौंक गई। मयंक भी चौंक कर पटवर्धन को देखने लगा। जी हाँ, ये है भंडार।
भंडारी, जो बहुत बड़ा शराब का सप्लायर है। इसे मैंने 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। तुम्हें पता है सुहानी, जो तुम्हारी शादी शिवम के साथ हो रही थी वो भी एक धोखा था। दरअसल भंडारी से किशन ने 20 लाख लिया था शिवम के साथ शादी के बदले। क्यों किशन, सही बात है ना? ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब, भंडारी बोला। मैं और किशन एक दिन बैठकर शराब पी रहे थे और किशन ने ज़्यादा पी ली, उसे चढ़ गई थी। तब वह अपनी मरी हुई पत्नी को गालियां दिए जा रहा था। मैंने उससे कारण पूछा तो वह नशे में सब बकता चला गया। मैं लालच में आ गया और मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने कहा, अगर तू मुझे उन पैसों में से 1 करोड़ दे तो मैं तुझे निर्मला की सारी दौलत दिलवा सकता हूँ। उसने हामी भर दी। तब मैंने सुहानी की शादी शिवम से करने का प्लान बनाया और शिवम को अपना बेटा बना कर लाया। लेकिन किशन बहुत ही मक्कार था। उसने कहा, दुनिया को दिखाने के लिए तो मुझे शादी में खर्च करना पड़ेगा और मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। तब मैंने किशन को 20 लाख उधार दिया और तय हुआ कि इसमें से 10 लाख का सामान बतौर दहेज मुझे वापस करेगा। उसमें एक कार भी शामिल थी। लेकिन किशन महाधूर्त, उसके मन में खोट आ गया और उसने सारा पैसा हड़प लिया और सिर्फ 5 लाख ही खर्च किया। उसकी यह हरकत देखकर मेरा पारा चढ़ गया और मैं आपे से बाहर हो गया और किशन को भला बुरा कहने लगा, क्योंकि ना गाड़ी थी और ना ही खास व्यवस्था। किशन ने सारे पैसे बचा के रख लिए थे। जब मैं किशन के ऊपर गुस्सा हो रहा था तभी सुहानी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह भड़क गई और उसने शादी से इनकार कर दिया। सुहानी को याद आ गया कि कैसे भरे मंडप में उसने शादी के लिए मना कर दिया था। मैं क्या करता? मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा। तभी मैंने देखा कि मयंक के पापा ने शादी करने की पेशकश कर दी और मयंक और सुहानी की शादी हो गई। हमारा प्लान मिट्टी में मिल गया। सुहानी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो धम से जमीन पर गिर पड़ी और उसके साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। वह फूट फूट के रोने लगी। सदमे से उसका बुरा हाल था। मयंक ने उसे प्यार से उठाया और अपने सीने से चिपका लिया। सुहानी रोते हुए बोली, मयंक, क्या कोई पैसे के लिए इतना गिर जाता है कि ऐसे कर दे? अरे क्या हुआ? मैं इनकी सगी बेटी नहीं थी, लेकिन मैं तो इन्हें पापा मानती थी। क्या मेरा प्यार इतना कमज़ोर था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? दुख और सदमे से उसका कलेजा फटा जा रहा था। वह जार जार रोए जा रही थी। उसके पीठ पीछे इतना बड़ा खेल खेला जा रहा था। मयंक के पास उसके मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसका खुद का सदमे से बुरा हाल था। सुहानी की बात सुनकर उसकी भी आंखें भर आईं। उसे सुहानी के लिए बहुत दुख हो रहा था। उसने सुहानी को अपने बाहों में कस लिया और सोचने लगा कि स्वार्थ में आदमी कितना गिर जाता है कि प्यार को भी भूल जाता है। वह तो सुहानी से बहुत प्यार करता था। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें उन 25 लड़कियों को मारने की जरूरत क्यों पड़ गई? पटवर्धन ने किशन से सवाल किया। किशन पटवर्धन की तरफ देख रहा था। दरअसल जब सुहानी की शादी मयंक से हो गई तो ये भंडारी अपने 20 लाख रुपए वापस मांगने लगा और मेरे पास तो पैसे थे नहीं। जो भी इसने दिए थे सब शराब में उड़ चुके थे। तब मैंने ही लड़कियों को लूटने का प्लान बनाया और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उन्हें लूटने के बाद उनकी हत्या करके उसी गड्ढे में लाश दफन कर देता था। बाद में एक हॉस्पिटल से मेरी सेटिंग हो गई और मैं उनके अंगों को निकाल कर बेचने लगा और मुझे मोटा मुनाफा होने लगा। और ये काम मैं खुद नहीं करता था। हर एक लूट में मैं लुटा हुआ सामान लड़कों को दे देता था। उस दिन सुहानी के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन शिवम की नीयत उस पर खराब हो गई और वह सुहानी का रेप करने चल गया, जहां पर मौका पाकर सुहानी भाग गई और फिर आज उसी की वजह से मैं पकड़ा गया। आपको कैसे शक हुआ कि सुहानी का पापा यानी किशन ही बॉस है? मयंक ने इंस्पेक्टर से पूछा। जब सुहानी ने अपने साथ हुई घटना बताई तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ बदला लेने के लिए ही सुहानी को पकड़ा गया था और उसकी बात सुनकर मेरा माथा घूम गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सिर्फ बदला लेने के लिए
कोई ऐसा कर सकता है। मैं उस जगह गया जहाँ पर यह घटना घटी थी और जब मैं जांच कर रहा था तभी मुझे ज़मीन पर एक कोट का बटन मिला। मैं झुककर उसे उठाने लगा, तभी मुझे पैरों के हल्के से निशान दिखाई पड़े जो घास की तरफ जाकर गुम हो गए। मैंने गौर किया तो मुझे देखा कि जिधर से लाश खींचकर गड्ढे में डाली जाती थी वहाँ की घास हल्के से दब गई थी और मुझे एक कौवा भी दिखा जो गड्ढे से मांस नोच कर ले जा रहा था। बस मैंने तुरंत ही गड्ढे में से लाश निकलवा लिया। फिर जब मैं तुमसे पूछताछ करने तुम्हारे घर आया तो मैंने सुहानी से पूछा कि किसी लड़के ने कोट पहना था। उसने मना कर दिया। मैं समझ गया कोई ऐसा शख्स और है, और जब मैं किशन से मिलने उसके घर गया तो अचानक मेरी नज़र उस कोट पर पड़ गई जिसका एक बटन मेरे पास था। उस कोट में भी एक बटन कम था। और फिर मुझे निर्मला की मौत, उसका सुहानी से डीएनए मिलाना और तुम्हारा इन हत्याओं से रिश्ता भी समझ में आ गया। मुझे समझते देर ना लगी कि इन हत्याओं के पीछे कौन है। इसी वजह से तो मैंने तुम्हें सुरक्षा की ताकि किशन बौखला के कोई गलत कदम उठाए और मुझे उसका ठिकाना और रगे हाथों पकड़ने का मौका मिल जाए। तुम्हें मेरे इस ठिकाने की जानकारी कैसे हुई? किशन ने पटवर्धन से पूछा। शक तो तुम पर पूरा था, और जब तुम अचानक मयंक के घर धमक पड़े तो मेरा शक और भी गहरा हो गया। मैंने तुरंत मयंक के मम्मी पापा को फ़ोन करके सुहानी पर हुए हमले की सूचना दी और सारी स्थिति बताई कि तुम्हें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे मयंक और सुहानी की चिंता थी। बस वो भागे और शाम तक यहाँ पहुँच चुके थे। अब 24 घंटे सुहानी तुम्हारी मम्मी यानी कि अपनी सास के साथ रहती तो किशन का सुहानी को मारने का प्लान फेल हो गया। तब इसने बाहर जाने के लिए सुहानी को उकसाया और मयंक को मजबूरन जाना पड़ा। लेकिन मयंक ने मुझे बता दिया था, इसलिए मैंने अपना एक आदमी सादे कपड़ों में तुम दोनों के पीछे लगा दिया था, जो पल पल की अपडेट मुझे दे रहा था। जब इसने तुम्हारे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई तब भी वो वहीं था और उसने ही मुझे यहाँ की सूचना दी और मैं सही समय पर हाजिर। पटवर्धन आप भी वहाँ खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। लेकिन ये भी तो बेहोश हुआ था। मयंक ने कहा। ये बेहोश नहीं हुआ था। जिसने बेहोशी का नाटक किया था जिससे तुम्हें शक ना हो। अचानक जैसे सुहानी का दिमाग घूम गया हो, उसने झपट कर किशन का गिरबान पकड़ लिया और तड़ातड़ चांटे बरसाने लगी और खिसियाही अंदाज में से चिल्लाने लगी। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मारा मेरे माँ को? क्यों बना दिया अनाथ मुझे? लालची, स्वार्थी। अगर तू एक बार भी बोल देता कि मुझे दौलत चाहिए तो मैं उफ तक ना करती, लेकिन चंद सिक्कों के लिए तूने बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित कर दिया। एक बच्ची को उसकी माँ के ममता से अलग कर दिया। तू इंसान नहीं, हैवान है, दरिंदा है। तूने मासूम लड़कियों की जान ली है। थू है तुझ पे, थू। और सच में सुहानी ने किशन के मुंह पर थूक दिया। उसकी आंखों से जैसे आंसुओं का सैलाब छूट पड़ा हो। मयंक से सुहानी की ये हालत देखी ना गई और उसने सुहानी को किसी तरह संभाला। ऐसा लग रहा था सुहानी का मानसिक संतुलन खराब हो गया हो, और हो भी क्यों ना। उसके साथ खेल ही इतना बड़ा खेला गया था, और खेलने वाला भी कौन? जिसे वो अपना पापा मानती थी और जिसकी उंगली को पकड़कर वे अपने आप को सुरक्षित समझती थी। सुहानी के आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। फिर पटवर्धन ने सबको गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गया। दूसरे दिन सुहानी को निर्मला देवी की लाश सौंपी गई। लाश क्या थी? सिर्फ हड्डियों का कंकाल ही था, बाकी सब तो खत्म हो गया था, जिसका अंतिम संस्कार मयंक ने विधि विधान से किया। सुहानी का रो रो कर बुरा हाल था। सुहानी की सास और ससुर रंजीत ने उसे समझाया और फिर उन्होंने धीरज बढ़ाया। मयंक जानता था कि सुहानी किस दौर से निकली है और उसे इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी की है तो वो मयंक की है। और मयंक सुहानी के साथ खड़ा रहा, अडिग, अचल, निरंतर। उसने सुहानी को अपने सीने में भींच लिया और बोला, सुहानी तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ?
मेरे ही मम्मी पापा आज से तुम्हारे मम्मी पापा हैं, और फिर मैं तो हूँ ना तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। तुम मेरी हो सुहानी, सिर्फ मेरे, और मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, जो किसी भी पैसे का मोहताज नहीं है। तुम मेरी ज़िंदगी हो, आज से सब भूल जाओ और मेरे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो, जहाँ सिर्फ मैं हो और तुम हो और हमारा प्यार हो बस। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इतना प्यार करूँगा कि तुम अपने सारे गम भूल जाओगी, और फिर तुम्हें भी तो पापा जी को पोता देना है और मुझे भी तो बाप बनाना है। सुहानी मयंक से लिपट गई। सच है, मयंक और उसका परिवार किसी देवदूत की तरह सुहानी की जिंदगी में आया था, और मयंक तो उस पर जान देता था, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। वह बड़ी खुशकिस्मत थी कि उसे भी मयंक जैसा जीवन साथी मिला था, जो सुख में दुख में हमेशा उसके साथ खड़ा मिला था। सुहानी सोचती कि जिसे अपना समझा वो पराया निकला, और जो पराये थे कैसे अपने हो गए। सच है, प्यार में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है, और स्वार्थी इंसान कभी प्यार कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।